एक दिन अचानक से एक बेरोजगार सिविल इंजीनियर लियांग वेई की आंख खुली तो वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में था। एक नोबल प्रिंस की बॉडी में, सैकड़ों साल पुराने एक छोटे से गंदे और खतरनाक टाउन में जो अभी तरक्की का मुंह तक नहीं देखा था। एक बूढ़ा आदमी जब प्रिंस को एक अहम बैठक के लिए बुलाने आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक नौकरानी दिखी जो अभी अभी प्रिंस के कमरे से बाहर निकली थी। बूढ़े ने पूछा तो वो बोली कि प्रिंस तो सो रहे हैं अभी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसने प्रिंस की शराब में जहर मिलाकर उसे खत्म कर दिया था। वो बूढ़ा आदमी जब प्रिंस को जगाने अंदर गया तो देखा प्रिंस कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए हैं। लेकिन हकीकत में वो प्रिंस तो कब का मर चुका था। पर तभी एकदम से उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसी लम्हे लियांग वही उसकी बॉडी में आ चुका था। आसपास का माहौल देखकर पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने आप को याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली था। तभी वो बूढ़ा आदमी प्रिंस को हिलाते हुए बोला कि चलिए, हमें जाना होगा। बाहर लोग उस जादूगरनी को मारने के लिए आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। लियांग वेई को बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि टाउन के सारे लोग एक जादूगरनी को मारकर सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे थे। और कुछ बड़े बड़े रईस लोग बैठकर इस तमाशे का मजा ले रहे थे, जैसे कोई बहुत नेक काम हो रहा हो। दिमाग पर जोर डालने पर लियांग वेई को इस प्रिंस की सारी यादें वापस आ गईं, और उसे पूरा मामला समझ आ गया कि अब वो एक ऐसे प्रिंस की बॉडी में फंसा है जो पहले ही मर चुका है। वो उठकर कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र शराब के एक गिलास पर पड़ी। उसे देखते ही वो समझ गया कि प्रिंस का कत्ल हुआ है। उस बूढ़े आदमी के साथ जब लियांग वेई बाहर निकला, तो वो बुरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में एक अनजाने शहर में खड़ा था, जहां लोग एक जादूगरनी को सूली पर चढ़ाने के लिए जश्न मना रहे थे। नीचे भीड़ में वही नौकरानी भी प्रिंस को जिंदा देखकर सकते में आ गई, क्योंकि उसने तो उसे खत्म करने के लिए बहुत ही जानलेवा जहर दिया था। लियांग वेई ने उस जादूगरनी की तरफ देखा, जो काफी कम उम्र की थी, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर कोई इसे मारना क्यों चाहता है। उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सब बस प्रिंस के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिना हालत जाने वो भला कैसे किसी की जान ले सकता है। इसलिए सबके सामने एक आम प्रिंस की तरह बर्ताव करते हुए उसने कहा कि मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। इस पर शाही सिपाही बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं? एक जादूगरनी पकड़ी गई है, तो हमारा फर्ज है कि जल्द से जल्द उसे खत्म करें, इससे पहले कि और जादूगरनियां उसे छुड़ाने आ जाएं। लियांग वही बोला, तो इसमें दिक्कत क्या है? और जादूगरनियां भी आ जाएं तो और भी अच्छा, हम सबको एक साथ ही पकड़ लेंगे। लियांग वही अपना हुक्म सुनाकर चुपचाप वापस चला गया। इसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि लियांग वही अपने गार्ड्स के साथ बैठा प्रिंस की हवेली जा रहा था, जहां उसके सामने वही औरत बैठी थी जिसने प्रिंस को जहर देकर मारा था। और फिलहाल लियांग वही को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। प्रिंस के कमरे में आने के बाद वो आसपास की चीजों को गौर से देख रहा था, और थोड़ी ही देर में उसे ये अंदाजा हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। वो एक ऐसे बर्बाद टाउन में है जिसे आसपास के राज्य जरा भी इज्जत नहीं देते। एक बिल्कुल ही पिछड़ा राज्य जो सालों से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। इसलिए लियांग वही सोच रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ। पर जब उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी, तो थोड़ा सुकून मिला कि चलो, कम से कम ये बंदा दिखने में अच्छा तो है। उसने तय किया कि पहले यहाँ के हालात समझेगा कि आखिर माजरा क्या है। अगले सीन में जब वो दोपहर का खाना खा रहा था, तो वही बूढ़ा आदमी जो कि मालियाती मुशीर था, सीधा आकर पूछ बैठा कि आखिर आज आपने फांसी क्यों रुकवा दी। लियांग वेई ने सीधा अपना असली सवाल दाग दिया कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है? लोग इन जादूगरनियों को मारना आखिर चाहते क्यों हैं? तो उसने बताया कि काफी बरस पहले लोगों ने पश्चिमी जंगलों में बहुत सारी खतरनाक जादूगरनियों को देखा था। वहां उन्हें एक छोटे से पत्थर पर एक अजीबोगरीब निशान मिला, जो दरअसल जादूगरनियों के संगठन का निशान है। लियांग वेई पूछता है कि मतलब आखिर ये चीज है क्या? तो उसने बताया कि दरअसल सालों से जादूगरनियां हमेशा अकेली ही रहती आई हैं, लेकिन उनका ये संगठन सभी जादूगरनियों को एक ही मकसद के लिए इकट्ठा करना चाहता है, एक छुपे हुए पवित्र पहाड़ की तलाश। उनके मुताबिक बस वही एक ऐसी जगह है जहां वो लोग सुकून और अमन से रह सकती हैं, और इसीलिए वो संगठन हर जगह से जादूगरनियों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहा है। लियांग वेई बोला कि मतलब तुम लोग इस बात से डरते हो कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमने एक जादूगरनी पकड़ी है, तो वो उसे बचाने के लिए हमारे पूरे शहर को तहस नहस कर देंगे। बूढ़ा बोला, हाँ बिल्कुल यही बात है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना होगा, क्योंकि जादूगरनियों के पास ऐसी शैतानी ताकतें होती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। लियांग वेई पूछता है कि ताकत से तुम्हारा मतलब क्या है? तो मुसीर बताता है कि कुछ दिन पहले उत्तर की तरफ हमारी एक खदान धंस गई, और वहीं पर इसने एक आदमी को जो जलाकर मार डाला। लियांग वेई बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उससे मिलूंगा। ये सुनकर मुसीर हैरत में पड़ गया। साथ ही लियांग वेई को यह भी पता चला कि जादूगरनियों को आग से कुछ नहीं होता, इसीलिए उनके पास उसे सूली पर चढ़ाकर मारने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन यार, इतना सब जानने के बावजूद भी लियांग वेई को पूरा यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद अपने शाही सिपाही और मुसीर के साथ उससे मिलने निकल पड़ा।
सिपाही ने मना किया कि हम सब मारे जा सकते हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। पर बात सीधी सी है कि जब तक बुराई से भिड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हालांकि वो लोग ये सुनकर भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने प्रिंस को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। लियांग वेई जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचा तो जादूगरनी को सामने देखकर ठगा सा रह गया, क्योंकि उसके सामने तो एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसकी गहरी नीली आंखें उसकी मासूमियत बयान कर रही थी। लियांग वेई के पूछने पर उसने अपना नाम मेलिन बताया। लियांग वेई ने पूछा कि आखिर उस खदान में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मेलिन ने बताया कि जब खदान धंसी तो मेरे पिता लकड़ियों के ढेर के नीचे दब गए, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें बाहर निकालने पहुंच पाती, एक और मजदूर ने मौका देखकर मेरे पिता की जमा पूंजी चुराने की कोशिश की। वो सब कुछ जो उन्होंने पूरी जिंदगी पसीना बहाकर कमाया था। बुरी तरह फंसे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बचाने की पूरी कोशिश की। जब मैं वहां पहुंची तो वो मेरे पिता को जान से मारने ही वाला था। बस इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे वहीं जलाकर राख कर दिया। लियांग वई ने पूछा कि तुम पकड़ी कैसे गई। मुशीर ने बताया कि इसे पकड़वाने वाला इसका बाप ही था, क्योंकि जो कोई भी एक जादूगरनी को पकड़वाने में मदद करता है उसे इनाम में 25 सोने के सिक्के मिलते हैं, जो इसके बाप के लिए बाकी जिंदगी गुजारने को काफी थे। लियांग वई को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन अभी उसके मन में एक सवाल और था कि आखिर उस मजदूर को मेलिन ने मारा कैसे जो इतना ताकतवर था। मेलिन बोली कि क्या आपको जादूगरनियों की शैतानी ताकतों के बारे में नहीं पता, लेकिन यार लियांग वई को ये सारी ताकतें और जादू टोना बस कहानी किस्से से लगते थे। इसलिए वो मेलिन की शैतानी ताकत अपनी आंखों से देखना चाहता था, और जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि एक जादूगरनी अगर चाहे तो उन सबको वहीं जलाकर खाक कर सकती है। मेलिन खुद भी हैरान थी कि इस इंसान को मरने का तो जरा भी डर नहीं। लियांग वेई बोला कि देखो, अगर तुम सच में कोई शैतान होती तो तुम्हें सबसे पहले अपने बाप को ही मारना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें यहां फंसवा दिया। यह सुनकर वो खुद भी रो पड़ी। शाही सिपाही ने लियांग वेई को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लियांग वेई ने उसके गले में बंदा पट्टा खींच दिया, क्योंकि अब तक यही था जिसने उसकी ताकतों को दबा रखा था। और जैसे ही वो उतरा, लियांग वेई को अपनी आंखों के सामने एक ऐसी ताकत देखने को मिली जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आग की लपटें पिंजरे से बाहर निकल आईं। सब लोग उसे पकड़कर भागने को कह रहे थे, लेकिन लियांग वेई ने रोका कि नहीं, रुको, आग की लपटें पिंजरे के अंदर ही हैं, उसके काबू में है। मेलिन आगे बढ़ते हुए बोली कि तो आखिर आपने देख ही लिया कि शैतानी ताकत किसे कहते हैं। उसके पूरे बदन के कपड़े जल चुके थे, लेकिन बड़ी आसानी से आग की लपटों को रोकते हुए बोली कि अब तो आपने मेरी ताकत देख ली ना, अब चाहे तो सुकून से मार दीजिए। लियांग वेई ने अपना कोट उतारकर उसे पहना दिया और बोला कि नहीं, किसने कहा तुम मर रही हो, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद सीधा अगली सुबह दिखती है, जहां लियांग वेई ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के कुछ नियमों का इस्तेमाल करके मेलिन की ताकतों को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो एक इंजीनियर था। मेलिन की ताकतों को उसने थर्मोडायनामिक्स के नियमों से तोलने की कोशिश की, जो किसी भी नियम पर फिट नहीं बैठती थी। वैसे भी यार, मैंने खुद थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं, तो मुझे खुद क्या समझ आएगा कि इसने तुलना कैसे की। इसी बीच झोउ वेन भी प्रिंस से मिलने आया हुआ था। लियांग वेई ने पूछा कि तो तुम्हारा काम पूरा हुआ क्या। असल में लियांग वेई ने करवाया ये था कि एक दूसरे कैदी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे सबके सामने फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे सबको लगा कि वो जादूगरनी ही मारी गई है। इसे कहते हैं भाई, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। और क्योंकि झोउवेन यहाँ का मालियाती वजीर है, इसलिए लियांग वेई उससे शहर की पूरी रिपोर्ट मांगता है कि पिछले 10 सालों में कितना खर्चा हुआ और कितने टैक्स बढ़े हैं। शहर से जुड़ी हर एक चीज की रिपोर्ट, साथ ही एक और रिपोर्ट जिसमें उसे पता चले कि यहाँ कितने कपड़पुन लोहे और चीनी मिट्टी की चीजों का उत्पादन हो रहा है। ये सब सुनकर झोउवेन हैरान रह गया, क्योंकि अब तक जो प्रिंस वो जानता था वो बस एक मुर्दा लाश जैसा था, जिसे आसपास क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो प्रिंस सामने है वो बिल्कुल ही अलग इंसान है। इसलिए उसने सीधा पूछ लिया कि आखिर आपको इन सब रिपोर्टों की जरूरत क्या पड़ गई। लियांग वेई बोला कि देखो, बस जितना बोला उतना करो, हम अपनी ही जमीन को यूं बर्बाद नहीं होने दे सकते। असल में लियांग वेई ने अब तक यहाँ की जो भी सियासी भूगोल समझी है, उसे ये समझ आया है कि यहाँ कई सारे और भी बड़े बड़े और तरक्की याफ्ता राज्य हैं। इन्हें अलग अलग शहजादे और शहजादियां संभाल रही हैं। हर किसी के पास अपना एक मजबूत साम्राज्य है जहां वो ऐश कर रहे हैं। और यहाँ लियांग वेई पूरे राज्य के बीचों बीच एक ऐसे बेकार से शहर में आ गया जहां सब कुछ तबाह है। लियांग वेई ने अब झोउ वेन से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या गलत किया। इस पर झोउ वेन बोला कि पिछले साल आपके फैसलों की बेवजह से जो कुछ हुआ उसके बाद तो हमारा पूरा शहर जमीन पर आ गिरा।
न हमारे पास ढंग के साधन हैं और ना ही खाने पीने को ज्यादा कुछ। लियांग वही पूछता है कि तो तुम क्या सोचते हो, सबसे ज्यादा ताकत किसके हाथ में है? झोउ वेन बिना सोचे बोल देता है कि शाही खानदान के पास। लियांग वही कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ये सब बस दिखावा है। क्योंकि जहां तक मैं समझा हूं, इस राज्य को असल में गिरजाघर चलाता है। सिर्फ उसी को राजा माना जाता है जिसे पादरी ने ताज पहनाया हो। गिरजाघर का मुखिया, यानी फिलहाल जो दुनिया के लिए राजा है, वो बस एक कठपुतली है, बस एक नुमाइश। चाहे मेरे भाई बहन कितना भी अपने इलाकों को मजबूत कर ले, ये राज्य आखिरकार गिरजाघर के काबू में ही रहेगा। और हाँ यार, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया कि यहाँ जितने भी शहजादे और शहजादियां हैं, वो सब प्रिंस के सगे भाई बहन हैं, जो फिलहाल राज्य के अलग अलग हिस्सों पर राज कर रहे हैं। लियांग वही समझ गया था कि अगर उसे राजा बनना है तो उसे गिरजाघर के बनाए इस निजाम से बाहर अपना खुद का राज्य खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है, यहाँ के लोग, क्योंकि गिरजाघर ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। जो भी वो कहता है सब मान लेते हैं। तो अगर वो किसी तरह साबित कर दें कि गिरजाघर झूठा है, तो लोग तो वैसे ही उनका साथ देना बंद कर देंगे। और ये साबित करने के लिए काम आएंगी जादूगरनियां। क्योंकि गिरजाघर ने लोगों के मन में ये भर दिया है कि जादूगरनियां बुरी होती हैं, क्योंकि उनके पास शैतानी ताकतें हैं। तो अगर लियांग वेई किसी तरह लोगों के सामने ये साबित कर दे कि जादूगरनियां बुरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है लोगों का गिरजाघर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब जानने के बाद झोवेन को समझ आता है कि प्रिंस ने मेलिन को क्यों बचाया। लियांग वही कहता है कि देखो, अगर हम जीत गए तो आगे चलकर तुम मेरे दाहिने हाथ बन सकते हो, इसलिए अब से मेरे किसी भी फैसले पर सवाल मत उठाना। प्रिंस से बात करने के बाद जब झोवेन बाहर आया तो शाही सिपाही ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, प्रिंस ने क्या कहा, वो जादूगरनी को भी रखने वाले हैं क्या? लेकिन झोवेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मेलिन को दिखाया जाता है, जो बगीचे में अकेली चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि झोवेन ने उसे एक करार पर दस्तखत करवाए हैं, जिसके मुताबिक उसे अपने काम के बदले हर महीने एक सोने का सिक्का मिलेगा। ये सुनकर मेलिन भी हैरान थी, क्योंकि इतना पे उसका बाप पूरे साल भर में भी नहीं कमा पाता। मेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझ जैसी शैतानी जादूगरनी से प्रिंस चाहता क्या है। तभी प्रिंस मेलिन के पास आते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, इतना सब होने के बाद कम से कम तुम्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मेलिन पूछती है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे बचाया क्यों। लियांग वही कहता है कि चलो टहलते हुए बात करते हैं। लेकिन मेलिन बोलती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक इंसान की जान ली है, मुझे सजा मिलनी चाहिए और आप मुझे यहाँ बचा रहे हैं। लियांग वेई कहता है कि देखो, तुमने जो भी किया अपनी हिफाजत में किया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि लोग हमेशा से जादूगरनियों को बुरी नजर से देखते आए हैं, इसलिए वो सोच रही थी कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं। ये सुनकर लियांग वही बड़े सुकून से एक फूल तोड़कर उसे दे देता है। फूल काफी खूबसूरत था, लेकिन तभी वो बोलता है कि इसमें जहर है। ये सुनते ही मेलिन डरकर उसे छोड़ देती है। तो प्रिंस बोलता है कि अरे घबराओ नहीं, ये बस मजाक था, इसमें सच में कोई जहर नहीं है, ये फूल अभी भी उतना ही खूबसूरत है। बस मेरे हल्के से झूठ ने तुम्हारी सोच बदल दी। जादूगरनियों की ताकतों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ना वो अच्छी है ना बुरी। बस उनकी ताकतों की वजह से लोगों की सोच इतनी बदल गई है कि हर कोई उन्हें खतरनाक मानता है। मेलिन बोलती है कि नहीं, ये ताकत सच में खतरनाक है। हम जादूगरनियां एक छोटी सी गलती से पल भर में किसी की जान ले सकती हैं। लियांग वेई कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है, मर सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मौत से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारा खुद का बाप तक जादूगरनियों से नफरत करता है, और उसके जैसे हजारों लाखों लोग। अगर तुम हार मानकर इसे सच मान लो तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां जादूगरनियां आजाद रहेंगी। ये सुनकर मेलिन रोते हुए पूछती है कि क्या ये सब सच में हो सकता है? मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह घूमना फिरना रहना और जीना। क्या तुम जो मुझे सपने दिखा रहे हो, ये सब सच में मुमकिन है? लियांग वेई उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, सब मुमकिन है, बस मेरा साथ दो। वो मेलिन को अपनी ताकत पर काबू पाने के लिए और ज्यादा मश्क करने को कहता है, ताकि पिछली बार जो हुआ वैसा कुछ दोबारा ना हो। रात होने पर उसी नौकरानी को दिखाया जाता है जिसने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। वो एक चिट्ठी में प्रिंस के बदलते बर्ताव के बारे में लिखकर किसी को भेज देती है। अगले दिन जब लियांग वेई सारी रिपोर्टें देखता है तो उसे समझ आता है कि उनका ये शहर एक खनन शहर है, जो राज्य के बिल्कुल सरहद पर पड़ता है। लेकिन रईसों के लगातार भ्रष्टाचार की वजह से जिस शहर को सबसे ज्यादा तरक्की करनी चाहिए थी, वो बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ खेती नहीं होती। लियांग वेई झोउ वेन से पूछता है कि तो खाना कहाँ से आता है। झोउ वेन बताता है कि जो भी हमारे यहाँ खनिज निकलता है, उसे हम छांग शुंग किले के साथ अनाज के बदले बेचते हैं। एक तरह से वो लोग हमारे शहर को अपनी जागीर की तरह ट्रीट करते हैं। हमसे अपनी सारी जरूरत का सामान लेकर बस इतना खाना दे देते हैं कि यहाँ के मजदूर किसी तरह जिंदा रह सकें। असल में पहले जो इस शहर का हाकिम था, चेनबाओ, वो बिना सोचे समझे हमेशा उनकी बात मान लेता था। बस थोड़े से अनाज के लिए शहर का सारा खनिज उन्हें दे दिया
करता था। ये पे सुनकर लियांग वेई को भी प्रिंस की यादों से चेनबाओ के बारे में पता चलता है। और झोवेन बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। मैं जानता था कि उसकी जगह छीनने के बाद मैं सीधा उसका दुश्मन बन गया। असल में यार चेनबाओ और बाकी रईसों के ताल्लुकात छांगशुंग किले के शहजादे से काफ़ी अच्छे बन गए थे। उन्हें शहर के उत्पादन और यहाँ के लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी, इसलिए वो हमेशा से बस इतना खाना भेजते जितने में मजदूर खाकर जिंदा रह सकें। लियांग वेई कहता है कि ठीक है, आज से छांगशुंग किले के साथ हमारा सारा कारोबार बंद। हम अपना सारा खनिज अच्छे दामों पर तेजगढ़ को बेचेंगे और उनसे ही खाना खरीदेंगे। झोवेन थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि नहीं, तेजगढ़ आखिर इतना सारा खनिज लेकर करेगा क्या, वो खरीदेंगे ही नहीं। तो लियांग वेई कहता है कि ठीक है, अगर हम दाम आधा कर दें तो इतना फायदा देखकर कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन झोवेन को डर था कि ये कोई लंबे वक्त का तरीका नहीं है, ऐसे तो हमारा माल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई लियांग वेई का नक्शा तो दूर का सोचकर बनाया था। वो इस शहर के कारोबार को तभी बढ़ाएगा जब वो लोग व्यापार करके अच्छे खासे साधन जमा कर लेंगे। साधन जमा करने से उसका मतलब है कई सारी नावें बनाना, क्योंकि उनका ये सरहदी शहर बिल्कुल नदी के किनारे पर है। एक बड़ी लंबी नदी जो पूरे राज्य से होकर गुजरती है। अगर उन लोगों ने किसी तरह कुछ अच्छे जहाज बना लिए तो वो पूरे राज्य में ही व्यापार कर सकते हैं, यानी पैसा ही पैसा। झोउ वेन बोलता है कि लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। अगर हमने छांगशुंग किले के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए तो वो सर्दियों में हमारे लोगों को पनाह नहीं देंगे। प्रिंस पूछता है कि भला क्यों? सर्दियों में ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उनके किले की जरूरत पड़ती है? झोउ वेन बताता है कि दरअसल सर्दियों में ही असली खतरा आता है। अजदहा पर्वत से मानो नर्क का दरवाजा खुलता है और वहां से कई सारे दानव बाहर निकल आते हैं। सर्दियों में उन दानवों का ऐसा भयानक रूप देखने को मिलता है कि वो सब कुछ तबाह कर देते हैं। वो एक साथ झुंड में हमला करते हैं, और क्योंकि हमारे शहर के पास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं हैं, तो लोगों को छांगशुंग के किले में जाकर छुपना पड़ता है। ये सुनकर लियांग वेई को समझ आ गया कि जब तक वो इन दानवों का कोई हल नहीं ढूंढ लेता, तब तक यहाँ कुछ भी खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए अब वो कुछ सरदारों और एक शिकारी को बुलवाता है जो अब तक उन दानवों से लड़ चुके हैं। एक तो बेचारा प्रिंस को सामने देखकर इतना डर गया कि बोल ही नहीं पा रहा था। तब दूसरा सरदार आगे आकर बताता है कि दरअसल पतझड़ के मौसम के खत्म होते ही हम पूरे जंगल में घूमकर आसपास के इलाकों की निगरानी करते हैं। जैसे ही हमें किसी जानवर के आने का कोई निशान मिलता है, हम एक इशारे की आग जलाते हैं, जिसे देखकर लाल लकड़ी नदी के रास्ते सब लोग छांगशुंग किले की तरफ निकल पड़ते हैं। लियांग वेई पूछता है कि नदी के दूसरी तरफ भी हमला होता है क्या? वो कहता है कि नहीं, ये नदी गहरी होने के साथ साथ इसका बहाव बहुत तेज भी है, इसलिए आज तक किसी दानव ने इसे पार करने की हिम्मत तक नहीं की। लियांग वेई पूछता है कि इनके आने के बाद इन दानवों को शांत होने में कितना वक्त लगता है। वो कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ नहीं होता और सारी बर्फ हट नहीं जाती। लेकिन पिछली बार ये पूरे 4 महीने तक चला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो भूख से ही मर गए, क्योंकि हमें अनाज हमारे निकाले गए खनिज के हिसाब से मिलता है। 2-3 महीने तक तो हम बचे कुचे सामान से काम चला लेते हैं, लेकिन चौथा महीना आते आते हमारा सारा खनिज खत्म हो जाता है। वापस शहर जाकर खनन तो कर नहीं सकते, तो हमें अनाज मिलता ही नहीं। ये सुनकर लियांग वेई को अब साफ हो गया कि छांगशुंग किला उनके लिए कभी भी लंबे वक्त का सहारा बन ही नहीं सकता। प्रिंस के पूछने पर शिकारी आगे आकर बताता है कि मैंने 2 दानव मारे हैं, एक बदली हुई मधुमक्खी और एक बदला हुआ भेड़िया। ये असल में होते तो बस जानवर ही हैं, लेकिन ये दोगले जानवर हैं। बदलने के बाद इनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद एक को भी रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन लियांग वेई को लग रहा था कि ये तो बस जानवर हैं, तो फिर इतना डर क्यों? शिकारी कहता है कि नहीं, वहां दोगले शैतानी जानवर भी होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और अपनी शक्ल भी बदल सकते हैं। इनके सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बस एक पल में आपको ढूंढ लेंगे। लियांग वेई पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर अब तक तुम अपना सर झुकाए क्यों खड़े हो? तो वही स्टार बता है कि ये एक छोटी जाति से है। प्रिंस बोलता है कि नहीं, अपना सर उठाओ, जब तक तुम मेरे शहर में हो तुम सब बराबर हो। कर वो अपना नाम तिये शान बताता है। लियांग वही अब सबको आने का शुक्रिया कहकर उन्हें 10-10 चांदी के सिक्के देकर वापस भेज देता है। इसके बाद लियांग वही सरदार के साथ खुद जंगल के सरहदी इलाके में जाता है जहां वो लोग इशारे की आग जलाते थे। आसपास की जगह को ध्यान से देखने के बाद उसे समझ आता है कि जब भी लोगों को इशारा मिलता है वो पहाड़ से सीधा नदी की तरफ भागते हैं, और पूरा फासला ज्यादा नहीं, बस 600 कदम है। तभी सरदार बोलता है कि माफ कीजिए, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं आप शैतानी दौर में यहीं रहने का इरादा तो नहीं बना रहे? लियांग वेई कहता है कि हाँ, सही समझे। ये सुनकर सरदार बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि शहर में बस गिनती के सिपाही हैं जो उन्हें दानवों से बचाने के लिए काफी नहीं है, और तो और किले में 2000 लोगों के लिए जगह ही नहीं है। लियांग वेई कहता है
कि इसकी चिंता तुम मत करो, हम यहाँ पूरी तारीख की अब तक की सबसे मजबूत दीवार खड़ी करेंगे। अगर तुम लोग भूल गए हो तो बता दूं कि लियांग वेई पिछली दुनिया में एक इंजीनियर था, इसलिए उसे इतना तो भरोसा है कि अपनी जदीद तालीम के साथ वो एक बड़ी मजबूत दीवार खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ बेचारा झोउ वेन ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर प्रिंस में इतनी तब्दीली आई कैसे, क्योंकि पहले जो प्रिंस था वो एक बहुत बड़ा नाकामयाब इंसान था। उसे अपने शहर और लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी। शाही खानदान के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग, जिसकी वजह से उसके अपने भाई तक उसे नहीं पूछते थे और ना ही कोई उसे जरा सी भी अहमियत देता। बस कर यार, कितनी बेइज्जती करेगा। यहाँ पता चलता है कि झोउ वेन प्रिंस के नीचे काम करने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि बादशाह ने वादा किया था कि वो उसे मालियाती वजीर बना देंगे। लेकिन अब जो प्रिंस सामने है उसे देखकर तो वो खुद उलझन में है कि आखिर लियांग वेई को हुआ क्या। मेलिन को बचाने के बाद एक ही रात में वो इतना बदल गया कि उसने शहर को आगे बढ़ाने की इतनी सारी योजनाबंदी भी कर ली। सब कुछ तो नहीं दिखाया गया, लेकिन लियांग वेई ने झोउ वेन के सामने ऐसी ऐसी रणनीतियां रखी हैं जो उसने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं थी। लेकिन भले यार लियांग वेई के पास काफी सारी आगे की योजनाबंदी है, अगर वो शैतानी दौर बिना छांग शुंग किले की मदद लिए पार नहीं कर पाया तो इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं। और यही सोचकर झोउ वेन काफी परेशान हो रहा था। सर्दियां आने में बस 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में ही लियांग वेई 600 कदम लंबी दीवार खड़ी करना चाहता है, जो बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ सरदार खुद सभी मजदूरों को संभाल रहा था, जहां वो लोग चूने के पत्थर और मिट्टी को एक साथ मिला रहे थे, मेलिन की आग की ताकत की मदद से। जिसके बाद प्रिंस का हुक्म आता है कि ठीक है, अब इसमें जिप्सम मिलाओ और इसे एक बारीक पाउडर में तैयार करो। लेकिन सरदार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। लियांग वेई कहता है कि चिंता मत करो, ये ऐसा कुछ है जो अब तक की पूरी तारीख में पहली बार होगा। जब वो रहस्यमय पाउडर तैयार हो जाता है तो मेलिन से कहता है कि आओ अब मैं तुम लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। मेलिन पूछती है कि क्या आपको जादू आता है। लियांग वेई कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा जादू थोड़ा अलग है, इसका नाम है विज्ञान। और वो सरदार को पाउडर में पानी मिलाकर कुछ पत्थरों के ऊपर डालने के लिए कहता है। कल सुबह तक ये पूरा ठोस बन जाएगा। शुरू में तो सरदार को यकीन नहीं था कि इससे क्या होगा, लेकिन सुबह होते होते वो पाउडर बिल्कुल ठोस बन चुका था। लियांग वही सरदार से कहता है कि जरा एक बार इसे तोड़ने की कोशिश करो। वो भी अपना फावड़ा उठाकर पूरी ताकत से मारता है, लेकिन वो पाउडर अब लोहे जैसा सख्त हो चुका था। ये देखकर सरदार बहुत खुश हो गया कि अगर ऐसा है तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। 5 साल में ही पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी और हमारा किला ही बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन अपना लियांग वेई तो भाई इससे भी बड़ा सोच रहा था। एक बड़ी दीवार के साथ साथ 10,000 घर, जिससे लोगों को छत मिलेगी और सब सुकून से रह पाएंगे। लियांग वेई ऐसे घर बनाना चाहता था जो बिल्कुल मुकम्मल हों, ऐसे घर जो आंधी तूफान भूकंप किसी से भी ना गिरें। वो सरदार से कहता है कि दीवार की तामीर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेलिन का काम है रोज इन सामानों को बनाने में मदद करना। लियांग वेई वापस जा ही रहा था कि सरदार पूछता है कि आखिर इस पाउडर का नाम क्या है। लियांग वेई कहता है कि अच्छा, इसका नाम है सीमेंट। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसने यहाँ के लोगों के लिए सीमेंट ही इजाद कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद लियांग वेई को पता चलता है कि तामीर बहुत धीमी चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वक्त पर काम पूरा ही नहीं होगा। झोउ वेन प्रिंस से कहता है कि देखिए सरदार मेहनती तो है, लेकिन उसे तामीर का अभी कोई तजुर्बा नहीं है। 600 कदम जितनी लंबी दीवार बनाने के लिए हमें एक माहिर मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। लियांग वेई को भी समझ आ गया कि सीमेंट वाला नुस्खा ताकतवर तो है, लेकिन अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसलिए झोउ वेन से कहता है कि फौरन जाओ और पत्थर तराशने वालों को ढूंढो। लेकिन झोउ वेन कहता है कि नहीं, हमारे शहर में कोई भी ऐसा हुनरमंद बंदा नहीं है। लियांग वेई कहता है कि फिर बाहर जाओ, छांगशुंग किले या तेजगढ़, जहां भी जाना पड़े जाओ, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ शहर में एक आदमी फांसी वाली जगह पर जाकर खड़ा होता है और सोच रहा था कि शायद यहीं मेरी शागिर्द मेलिन को फांसी दी गई होगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ये बंदा मेलिन का उस्ताद हुआ करता था, जब तक लोगों को पता नहीं चला कि वो एक जादूगरनी है। वो बहुत दुखी था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी एक और शागिर्द ने उसे बताया था कि वो भी एक जादूगरनी है। अपनी शागिर्द को ऐसे मौत की सजा मिलता देखना उसके लिए जहन्नम के बराबर था। तभी पास खड़ा एक आदमी उसे आवाज देकर बुलाता है, क्योंकि ये उस्ताद दिखने में थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था। वो लोग उसे बुलाकर कहते हैं कि जरा पढ़कर बताओ ये शाही अखबार में क्या लिखा है। उस्ताद जोर से पढ़ते हुए सबको बताता है कि इसमें किस तरह की नौकरियों के बारे में लिखा है। 20 से 40 साल के लोग पत्थर तोड़ने के लिए चाहिए। कुछ आम मजदूर और माहिर कारीगरों के लिए जगह खाली है, जिन्हें किला या बड़ी इमारतें बनाने का अच्छा तजुर्बा हो। सबकी तनख्वाह अच्छी होगी, जहां माहिर कारीगरों को हर महीने एक सोने का सिक्का मिलेगा। ये सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम हमें भी कमाने का मौका मिलेगा।
उस्ताद भी समझ जाता है कि ये उसके लिए भी एक जिंदगी बदल देने वाला मौका है और सीधा भागते हुए मुलाकात के लिए प्रिंस के पास आकर बताता है कि मेरा नाम है लू जियानमिंग। मैं भले ही यहाँ उस्ताद हूँ, लेकिन मैंने महल की तामीर और निर्माण के काम में भी हाथ बटाया है, साथ ही कई सारी बड़ी योजनाओं में भी, जैसे कि तियानफेंग। तियानफेंग का नाम सुनते ही झोउ वेन भी हैरत में पड़ गया और पूछता है कि क्या तुम सच में तियानफेंग के हिस्सेदार थे। वो कहता है कि हाँ, मैं उनका एक हिस्सेदार हूँ। लियांग वेई पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तियानफेंग के वक्त तो बड़ा हादसा हुआ था और वहां काम करने वाले सारे लोगों को भी मार दिया गया था। लू जियानमिंग बताता है कि नहीं, वो सारी कहानी झूठी है। तियानफेंग बनते वक्त बहुत से अफसरों ने रिश्वत लेकर काम किया था। वो लोग इमारत में बहुत ही घटिया पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन उन्होंने सब अनसुना किया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। लेकिन आखिर में वो अफसर बच गए और सारे मजदूरों को जान से मार दिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये सब वक्त से थोड़ा पहले ही पता चल गया, इसलिए मैं एक रात चुपचाप वहां से भाग निकला और अब यहां आकर छुपकर जी रहा हूं। प्रिंस पूछता है कि भला तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो, वो भी अपनी जान खतरे में डालते हुए। लू जियानमिंग कहता है कि देखिए, उस वक्त भागना मेरी मजबूरी थी। नहीं भागता तो वहीं मारा जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिले। मैं जिंदगी भर बस एक पत्थर तराशने वाला रहा, मुझे यही करना है। लियांग वेई झोउ वेन से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। झोवन कहता है कि अगर कानून के हिसाब से देखें तो ये भी एक मुजरिम है, लेकिन अभी हमारे लिए इसे रखना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। प्रिंस कहता है कि ठीक है, अब से तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तुम अब से एक माहिर कारीगर हो और प्रशासनिक दफ्तर के रुकन भी। ये सुनकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने ये सब बताकर अपनी मौत को दावत दे दी। लियांग वही उठकर नक्शा दिखाते हुए बताता है कि ठीक इस जगह पर हमें दीवार बनानी है। लू जियानमिंग कहता है कि ये तो बेहद मुश्किल है, बस 150 लोगों के साथ तो इसमें 3 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। प्रिंस कहता है कि नहीं, हमें ये किसी भी हाल में शैतानी दौर से पहले पूरा करना होगा। लू जियानमिंग नक्शा बदलता है कि हमें कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। अगर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बदल दें तो 200 लोगों के साथ 1 महीने में बुनियाद तैयार हो जाएगी। बस दिक्कत यह है कि बार बार पत्थर तोड़ना और लाना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें काफी वक्त लगेगा। लियांग वेई कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें पत्थर वक्त पर दे दूं तो क्या ये 3 महीने में बन जाएगी। लू जियानमिंग कहता है कि हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं। तो अब लियांग वेई उसे अपना बनाया वही सीमेंट दिखाने ले जाता है, जो इस पुराने दौर में पहली बार किसी ने इजाद किया था। लू जियानमिंग हैरान होता है कि आखिर ये चीज है क्या। अगर सच में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हमें पत्थर वाला सारा काम करने की जरूरत ही नहीं। इससे तो हमारी तामीर की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि शायद सब कुछ वक्त पर हो जाए। लू जियानमिंग अपना काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन जाने से पहले वो प्रिंस को एक राज बताना चाहता था। तभी प्रिंस से मिलने मेलिन वहां आ जाती है। उसे देखकर लू जियानमिंग तो बिल्कुल सन्न रह गया कि आखिर ये यहाँ कैसे, ये तो मर गई थी ना। मेलिन भी लू जियानमिंग को पहचान लेती है और बताती है कि ये मेरे उस्ताद हैं। लू जियानमिंग की आंखें भर आती हैं। बोलता है कि मैं तो तुम्हें सपनों में देखता रहता था। मुझे लगा था तुम अब नहीं रही, तुम्हें जिंदा देखकर मेरी जान में जान आई। और वो अपने घुटनों पर बैठकर प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है, मेलिन को बचाने के लिए। लियांग वही कहता है कि चिंता मत करो, मैं बाकी लोगों की तरह जादूगरनियों को बुरा नहीं मानता और ना ही मैं गिरजाघर की तरह कभी उनका शिकार करूंगा। ये देखकर लू जियानमिंग को प्रिंस पर भरोसा हो गया और बताता है कि शहर में एक और जादूगरनी है और वो भी मेरी शागिर्द ही है। ये सुनकर लियांग वही हैरान तो था, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो एक बच्ची है जिसका नाम है सियाओ यू और उसे अभी अभी पता चला है कि वो एक जादूगरनी है। कितनी अच्छी बात है कि उसे भी आपकी महफिल में शामिल होने का मौका मिलेगा। दरयार लू जियानमिंग को लग रहा था कि मेलिन प्रिंस की रखेल बन गई है। उसे लग रहा था कि प्रिंस ने अपनी मौज काटने के लिए मेलिन को अपने पास रखा है। ये सुनकर झो वेन जोर से हंसने लगता है कि इसने ये क्या समझ लिया। तब लियांग वेई बताता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेलिन को इसलिए बचाया है क्योंकि मुझे उसकी मदद चाहिए थी। वही है जिसकी वजह से मैं सीमेंट बना पा रहा हूँ। ये सुनकर बेचारा लू जियानमिंग शर्म से लाल हो जाता है। लियांग वेई लू जियानमिंग से बात करने के लिए उसे अलग ले जाता है, जहां झोउ वेन से उन्हें पता चलता है कि शियाओ यू एक रईस की बेटी है। अगर रईसों को पता चल गया कि वो एक जादूगरनी है तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लियांग वेलू जियानमिंग से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे अपना एक सबक सिखाने के बहाने मेरे पास ले आना। बाकी झोउ वेन का काम होगा उसे चुपचाप नीचे रसोई में लेकर आना। थोड़ी देर बाद ही लू जियानमिंग सियाओ यू को लेकर आ जाता है। बेचारी के गाल शर्म से सुर्ख हो रहे थे, क्योंकि लू जियानमिंग ने रास्ते में उससे वही प्रिंस की रखेल बनने वाली बात की थी। लियांग वेई अब सामने आकर उसे अपने पास बैठने को बुलाता है, लेकिन वो बेचारी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। तो वो अब छोटी बच्चियों को मनाने वाला आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है, जो है मिठाई और पेस्ट्री। उसे देखकर उसका मन तो ललचा रहा था, लेकिन फिर भी खुद को रोक लेती है।
इसी बीच जैसे ही उसने मेलिन को नीचे आते देखा तो भागकर रोते हुए उससे गले लग जाती है, क्योंकि मेलिन शियाओ यू के लिए बड़ी बहन जैसी थी। अब जब तीनों साथ बैठे होते हैं तो प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जादूगरनी हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें यह कैसे पता चला। शियाओ यू बताती है कि दरअसल मुझे एक हफ्ते पहले एक छोटी चिड़िया मिली थी जिसकी टांग टूटी हुई थी। मैं उसे बचाना चाहती थी, और इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे हाथों से कुछ निकल रहा हो, एक अजीब सा चिपचिपा पानी का गोला जो पूरी चिड़िया के चारों तरफ लिपट गया, और फिर पता नहीं कैसे वो ठीक हो गई। लियांग वही समझ जाता है कि इसकी ताकत शिफा देने की है, और सरदार से किसी जख्मी या मरे हुए जानवर को लाने के लिए कहता है ताकि शियाओ यू की ताकतों को परख सके। इसके बाद लियांग वही उसकी ताकतों का एक एक करके सारे जानवरों पर इम्तिहान लेता है। शियाओ यू किसी के भी जख्म भर सकती थी, बदन का कटा हुआ कोई भी हिस्सा जोड़ सकती थी, लेकिन अगर वो हिस्सा पूरी तरह खो गया हो तो ठीक नहीं कर सकती। और सबसे अहम बात कि किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। सरदार को भी ये देखकर समझ आ जाता है कि प्रिंस जादूगरनियों को बचा क्यों रहे हैं, ताकि उनकी ताकतों का सही जगह इस्तेमाल हो सके। लियांग वे कहता है कि देखो, हम इसे यहाँ रखने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अब रोजाना किसी भी तरह सियाओ यू को यहाँ लाने का कोई रास्ता ढूंढो, हमें उसे और तालीम देनी होगी। सरदार पूछता है कि आप उसे हवेली में क्यों नहीं रख लेते। लियांग वेई कहता है कि जाहिर सी बात है, अभी इसके जादूगरनी होने के बारे में किसी को भी नहीं पता, और तो और ये रईस खानदान से भी है। अगर अभी हमने उसे यहाँ रख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ शैतानी दरिंदे ही हमारी मुश्किल नहीं है, आसपास भी हमारे कई दुश्मन हैं जो हम पर नजरें गाड़े बैठे हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही प्रिंस की बहन यांशु को ताज़ा खबर दे रहा था कि कैसे तूफानी बेड़ा एक कामयाब लूट से वापस लौटा है। उन्होंने एक व्यापारी जहाज की दौलत को निशाना बनाया जिसमें इतना माल मिला कि एक पूरी फौज को साल भर बैठाकर खिला सके। यांशु कहती है कि अरे वाह, बहुत खूब, तो इस लूट की कमान संभालने वाले सरदार का नाम क्या है। सिपाही बताता है कि उसका नाम लोंग है। ये सुनते ही यांशु उसी वक्त लोंग को एक शाही सिपाही की उपाधि दे देती है, जिससे अब उसके पास तूफानी बेड़े की पूरी कमान होगी और साथ ही लूट में मिला सारा सामान भी। सिपाही कहता है कि लेकिन एक बुरी खबर भी है, प्रिंस लियांग वेई पर किया गया कत्ल का वार नाकाम रहा। उसकी शराब में हमने जहर तो दिया था, लेकिन इससे बस वो कुछ पलों के लिए ही सोया। यांशु कहती है कि मतलब साफ है हम नाकाम हुए, लेकिन फिर भी अगर हमारी वो कातिल अब तक पकड़ी नहीं गई तो मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ। साथ ही वो एक दवाई बनाने वाले जिसका नाम ताओ है उसे फांसी की सजा देने का हुक्म देती है, क्योंकि उसी ने वो जहर बनाया था जो प्रिंस पर काम नहीं किया। लेकिन यांशु को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि दवाई बिल्कुल सही थी। असली प्रिंस तो कब का मर चुका है, और अब उसकी बॉडी में है एक बेरोजगार जीनियस इंजीनियर। इधर अगले दिन छांग शुंग किले का दूत सरहदी शहर यानी लियांग वेई के टाउन में कुछ खनिज लेने आया हुआ था, और हैरानी की बात उसे ये देखने को मिलती है कि तेजगढ़ का एक जहाज सरहदी शहर को ढेर सारा अनाज लाकर दे रहा है। इधर झोउ वेन अपने प्रिंस को सारी ताज़ा खबरें दे रहा था कि शहर की दीवार की तामीर बिल्कुल सही चल रही है, और लू जियानमिंग ने भी ये गारंटी दी है कि काम वक्त पर पूरा हो जाएगा। साथ ही जो अनाज तेजगढ़ से खरीदा था वो भी आ चुका है, और फिलहाल इतनी अच्छी मात्रा में है कि सर्दियों में पूरे शहर को पेट भर अच्छे से खिलाया जा सके। झोउ वेन थोड़ी चिंता में कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बजट का क्या, क्योंकि फिलहाल आपको भी पता है ये कोई लंबे वक्त का तरीका नहीं है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही वक्त में हम दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि अभी तामीर का खर्चा मिलाकर बाकी सारे बड़े खर्चे शायद खजाने से ही निकल रहे हैं, जो अब ज़्यादा से ज़्यादा साल भर ही चल पाएंगे। लेकिन लियांग वेई को इसकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक एक बार ये दीवार बनकर तैयार हो गई तो सरहदी शहर और उन लोगों की हैसियत अपने आप मजबूत हो जाएगी। झोउ वेन कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरदार इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसी बीच एक कासिद आकर बताता है कि छांगशुंग किले का दूत यहाँ आया है। लियांग वेई फौरन झोउ वेन से कहकर एक शानदार शाही दावत तैयार करवाता है, जिसमें बड़े ही नायाब और बेहतरीन पकवान बनाए गए थे। दरअसल ये सब एक दिखावा था दूत को ये जताने के लिए कि अब हमारे लिए खाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। खाने की मेज पर दूत का मुंह खुला का खुला रह गया। लियांग वेई समझ गया कि इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि हमें इतना शानदार खाना कहाँ से मिला, क्योंकि अब तक तो उनका छांगशुंग किला ही खाना भेजा करता था। साथ ही दूत प्रिंस के खाने के अंदाज से भी उलझन में था और पूछता है कि आखिर आप खा किस चीज से रहे हैं। दरअसल यार लियांग वेई चॉपस्टिक से खा रहा था, जो यहाँ के लोगों ने कभी देखी ही नहीं। लियांग वेई चॉपस्टिक के बारे में समझाते हुए कहता है कि अब से मैं इनका इस्तेमाल अपने शहर में आम बना दूंगा, क्योंकि ये चांदी से बहुत सस्ती भी है और साफ सुथरी भी। साथ ही मौका मिलते ही थोड़ा ताना मारते हुए कहता है कि अब तो वैसे भी हमारे शहर में कुछ अच्छा खाना नहीं बचा, तो अब इन्हीं जैसी चीजों से काम चलाना पड़ेगा।
ये सुनकर बेचारा दूत हैरान था कि बचा कुचा खाना ऐसा दिखता है क्या। लेकिन इससे पहले कि उसकी और जलन हो, लियांग वही बता देता है कि ये सारा खाना तुम्हारे स्वागत में बनाया गया है, जो आज ही ताज़ा ताज़ा तेजगढ़ से आया है। ये सुनकर वो भी हैरान था, क्योंकि अब तक की पूरी तारीख में सरहदी शहर ने पहली बार तेजगढ़ के साथ कारोबार किया। खाना पीना खत्म होने के बाद दूत असली बात पर आता है और प्रिंस से कहता है कि आपने अब तक खनिज की खेप नहीं भेजी और इसकी मोहलत भी निकल चुकी है। छांगशुंग किले ने अपना अनाज भी तैयार कर रखा है भेजने के लिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लियांग वही थोड़ा बहाने से टालते हुए कहता है कि कुछ इस जमीन खिसकने की वजह से हमारी कुछ खदानें ध्वस्त हो गई हैं, इसलिए हमने उत्पादन कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। फिलहाल हमारे पास बस 2 महीने का माल बचा है। दूध पूछता है कि तो फिर वही 2 महीने का माल अभी क्यों नहीं दे देते। लियांग वही कहता है कि जाहिर है मेरे बस इस 2 महीने के माल के बदले छांगशुंग मुझे कभी भी इतना अनाज नहीं देगा जो मैं अपने लोगों को 2 महीने तक खिला सकूं। वैसे भी 2 साल पहले अनाज की कमी की वजह से हमारे यहाँ बहुत लोग मरे थे और मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। लियांग वही अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहता है कि अब से छांगशुंग के साथ सरहदी शहर का कारोबार बंद, क्योंकि मैं पहले ही अपना सारा बचा कुचा खनिज तेजगढ़ को बेच चुका हूँ और यहाँ के लोगों के लिए सर्दियां गुजारने तक का सारा अनाज भी खरीद लिया। और हाँ, मैं साथ ही ये भी बता दूं कि तेजगढ़ के साथ कारोबार करना हमारे लिए तुमसे कारोबार करने से ज्यादा बेहतर है। ये सब सुनकर दूत को समझ आ गया कि किनारे पर तेजगढ़ के जहाज क्यों खड़े थे, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि तेजगढ़ कभी भी लोहे जैसे खनिजों का कारोबार नहीं करता। इसलिए शायद प्रिंस को कुछ खास दाम नहीं मिला होगा, शायद बाजार भाव का आधा ही मिला हो। मतलब साफ है कि प्रिंस तेजगढ़ के साथ घाटे का सौदा कर रहा है। दूत कहता है कि देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि छांगशुंग किला कितना ताकतवर है। पिछली कई पुश्तों से हम तुम्हारे साथ काम करते आ रहे हैं, तो सरहदी शहर के लिए इतनी बड़ी तादाद में खनिज बेचना हमारे साथ ही फायदेमंद होगा। और एक पेशकश करते हुए कहता है कि जहां तुम तेजगढ़ को 50% कम पर सारा खनिज दे रहे हो, वही चीज हमें 30% कम पर दे दो। तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। लियांग वही कहता है कि हाँ, तुम्हारा सौदा बुरा नहीं है, इससे सबका फायदा होगा। लेकिन क्या तुम ये यकीन दहानी कर सकते हो कि छांगशुंग खानदान के 6 लोग इस बात पर राजी होंगे? दूत कहता है कि हाँ, मैं ये बात उनके सामने भी रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन सौदा मिले। लियांग वही कहता है कि ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी खबर आए। लेकिन जाने से पहले दूत को एक चिंता हो रही थी कि शैतानी दौर बस 2 महीने दूर है और सरहदी शहर के लोगों के लिए छांगशुंग किले तक का सफर लंबा और खतरनाक होगा, तो उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। लियांग वही मुस्कुराते हुए कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं अपने लोगों को तुम्हारे किले में नहीं भेजूंगा, बल्कि एक मजबूत दीवार खड़ी करूंगा और खुद शैतानी दरिंदों से अपने लोगों की हिफाजत करूंगा। इसके बाद दूत अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि उम्मीद है इस सौदे से सबका भला हो। लेकिन लियांग वेई ये बात अच्छी तरह जानता था कि भले ही दूत अपनी नीयत को कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन छांगशुंग के वो 6 खानदान कभी भी इस सौदे पर राजी नहीं होंगे। और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही दूत छांगशुंग किले के हाकिम सरदार तियान रेन को उनकी दीवार वाली बात बताता है, तो वो सब हंसने लगते हैं कि भाई, एक दीवार इन्हें क्या बचा लेगी। सरदार उन रईसों के बीच बैठे चेनबाओ से पूछता है कि तुम इस दीवार के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन इस मोटे को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे इन मामलों के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। तो सरदार अपने उसी दूत से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। दरअसल बात यह है कि फिलहाल प्रिंस लियांग वही चाहते हैं कि कारोबार सिक्कों से होना, कि हमेशा की तरह थोड़े बहुत अनाज से। इस हिसाब से देखें तो 30% कम दाम पर भी उनके खनिज लेना हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। लंबे वक्त में शैतानी दरिंदों से लड़ने का खर्चा भी कम आएगा और खेतीबाड़ी के लिए अच्छी खासी जमीन भी मिल जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे तो राज्य के कानून के मुताबिक लियांग वेई बस 5 साल तक ही अपनी गद्दी पर है, तो अगर वो ऐसे ही तरक्की करता रहा तो बहुत जल्द सरहदी शहर ऊंचे मुकाम छुएगा। इसलिए उसका मानना है कि प्रिंस की मदद करने में हमारा ही फायदा है, हमें कम दामों पर ही सौदा करना चाहिए। सरदार कहता है कि देखो, तुम्हारा सोचना तो अच्छा है, लेकिन तुम अभी एक सौदागर की तरह सोच रहे हो, क्योंकि सौदागर सिर्फ कारोबार बढ़ाकर अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बादशाह कभी ऐसे नहीं सोचता। हम कभी किसी ऐसे इंसान के साथ सौदा नहीं कर सकते जिसे हम काबू ना कर सके। इसलिए अगर किसी ने हमारा हुक्म नहीं माना तो सजा तो मिलेगी ही। अगली सुबह इधर अपना दोस्त लियांग वही सरहदी शहर के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी तकरीर देते हुए बताता है कि छांगशुंग किले ने खदान ध्वस्त होने का बहाना बनाकर हमें अनाज भेजने से मना कर दिया और अब हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जैसा पहले भी कई बार हो चुका है। साथ ही इस बार का अंदाजा है कि शैतानी दौर 4 महीने से भी ज्यादा चलेगा और अगर कुछ नहीं बदला तो 2 साल पहले जो हुआ था वही दोबारा होगा। हमारे अपने लोग भूखे मरेंगे या फिर हो सकता है इस बार हालात और भी बदतर हो जाएं। ये सुनकर सब लोग बहुत उदास हो गए। तो प्रिंस कहता है कि घबराओ मत,
मुझे पहले ही इसका अंदाजा था। इसलिए मैंने पहले ही तुम सबके लिए सर्दी का बंदोबस्त कर लिया है। ढेर सारी रोटी, गोश्त, पनीर और बहुत कुछ। फिलहाल हमारे पास सब कुछ है। और मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लोगों को कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर सब लोग प्रिंस का नाम लेते हुए खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वजह से छांग शुंग किला हमसे नाराज हो गया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो सर्दियों में हमें कोई पनाह नहीं देंगे। लेकिन तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फिलहाल शहर के पश्चिम में एक मजबूत दीवार बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जो शैतानी दौर में हमारे काम आएगी। और मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि वो जो भी शैतानी दरिंदे हैं, जिनसे हम लोग इतने बरसों से डरते आ रहे हैं, वो मामूली जानवरों से कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और सिर्फ इसके लिए मैं एक फौज तैयार कर रहा हूँ, सरहदी फौज, जिसमें तुम लोग शामिल होगे। जो कोई भी अपना घर बचाना चाहता है और इस शहर की हिफाजत करना चाहता है, वो सरहदी फौज में शामिल हो जाए। हर एक सिपाही को 25 चांदी के सिक्के मिलेंगे। और अगर कोई लड़ाई में मारा गया तो उसके घरवालों को 5 सोने के सिक्के मुआवजे के तौर पर। तो अब फैसला तुम लोगों का है। क्या तुम छांगशुंग की उन झुग्गी झोपड़ियों में रहकर भूख से तड़प कर मरना पसंद करोगे, या फिर ठंड और दरिंदों के खौफ के बिना यहाँ इज्जत से जीना चाहोगे? अगर सच में तुम लोग अपने घरवालों को और अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो फिर हमारे साथ आ जाओ। अब से तुम लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर आसपास खड़े सारे लोग जोश में आकर चिल्लाने लगे कि हम लड़ेंगे, हम अपने शहर को बचाएंगे। रात को जब लियांग वेई शियाओयू और मेइलिन के साथ बैठा हुआ था, तो सरदार से पूछता है कि वो जो सामान मंगवाया था उसका क्या हुआ। सरदार बताता है कि हाँ, पहुंच तो गया है, लेकिन प्रिंस, आपको इतना सारा पाउडर बर्फ और ठंडा सामान चाहिए भला किस लिए? लियांग वेई बोला कि कुछ खास नहीं, बस मेरे अगले तजुर्बे के लिए चाहिए। तुम लोगों के लिए एक नया जादू। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में वापस आया तो सामने मेज पर शराब का एक गिलास रखा था। जैसे ही वो उसे उठाकर पीने लगा तो खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। लियांग वेई देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक औरत कहीं से निकलकर उसके गले पर चाकू रख देती है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाया, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये कातिल आज मुझे खत्म कर ही देगी। लेकिन तभी वो उसे आगे धकेलते हुए कहती है कि हम दुश्मन नहीं हैं। मैंने सही कहा ना? तब लियांग वई की नज़र उसके कपड़ों पर बने पवित्र पहाड़ के निशान पर पड़ती है। ये देखकर वो समझ गया कि ये वो कातिल नहीं है, शायद ये जादूगरनियों के संगठन से कोई है। वो कहती है कि अरे वाह, देखते ही पहचान लिया, काफी पढ़े लिखे लगते हो। और अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए अपना नाम लिन यूशा बताती है। उसकी खूबसूरती देखकर बेचारे लियांग वई का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब ये भी एक जादूगरनी ही है। लियांग वेई पूछता है कि अगर तुम्हारा मुझे मारने का इरादा नहीं है तो आखिर यहाँ हो क्यों? लिन यूशा पहले तो उसका शुक्रिया अदा करती है, मेइलिन और शियाओ यू को बचाने के लिए। कहती है कि जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने एक जादूगरनी पकड़ ली तो मैं उसे छुड़ाने आई थी। लेकिन यहाँ आकर जब देखा कि तुमने खुद उसकी जान बचाई तो मैं भी हैरान रह गई। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर तुम इतने अलग क्यों हो जो जादूगरनियों को राक्षस नहीं मानते। लेकिन फिर भी संगठन की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लिन यूसा अब उसके पलंग पर बैठते हुए कहती है कि आओ जरा बैठकर बात करते हैं। लियांग वही बेचारा थोड़ा सहमा हुआ तो था, लेकिन जब एक लड़की खुद पलंग पर बुला रही हो तो भला कोई मना कैसे करे। जब उसे यकीन हो जाता है कि चलो कम से कम जान तो बची है, तो पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लिन यूसा उसकी जुल्फे सहलाते हुए कहती है कि मैंने अब तक जितने भी लोग देखे हैं उनकी आंखों में जादूगरनियों के लिए खौफ होता है, लेकिन तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी आंखों में हमारे लिए जिज्ञासा दिखती है। लिन यूशा बताती है कि जब से मैं यहाँ आई इस पूरे हफ्ते मैंने अदृश्य होकर तुम्हें बस देखा है, तुम्हारी लगभग हर चीज देखी। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो भी। लियांग वही पूछता है कि तुम अभी सामने क्यों आई। लिन यूशा बताती है कि तुम्हारी एक नौकरानी ने ही तुम्हारी शराब में जहर मिलाया था। अगर मैं सामने नहीं आती तो तुम अब तक इस दुनिया में नहीं रहते। यह सुनकर लियांग वेई भी हैरान था कि मेरे अपने ही लोग मुझे मारना चाहते हैं। लिन यूसा कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये घर जितना तुम सोचते हो उतना भी महफूज नहीं है। लियांग वेई जब उसका शुक्रिया अदा करता है तो वो कहती है कि रहने दो, तुमने मेइलिन की जान बचाई तो मैंने तुम्हारा हिसाब बराबर। साथ ही मैं मेइलिन और शियाओ यू को अपने साथ ले जा रही हूँ। लियांग वेई पूछता है कि लेकिन क्यों, कहाँ ले जाओगी? वहीं जहां हमारा संगठन है, क्योंकि बस वही एक जगह है जहां हम जैसी जादूगरनियां अमन और सुकून से रह सकती हैं। लियांग वेई कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास रहने में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लिन यूशा कहती है कि नहीं, अब भी एक चीज है जो तुम नहीं कर सकते, तुम उन्हें पवित्र पहाड़ तक नहीं पहुंचा सकते और वही उनकी असली मंजिल है। लियांग वेई पूछता है कि क्या तुम उत्तरी पहाड़ों की बात कर रही हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। लियांग वेई कहता है कि देखो को मैं साफ कह दूं कि मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता।
शैतानी दौर बस 2 महीने दूर है। पूरा पहाड़ बर्फ से ढक जाएगा और हर तरफ बस दरिंदे ही दरिंदे भरे होंगे। तो मैं शियाओ यू और मेलिन को ऐसी जगह भला कैसे भेज सकता हूँ? वो लिन यूशा से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारी बाकी जादूगरनियां हमारे शहर में ही ठहर जाओ जब तक सर्दियां गुजर नहीं जाती, और सर्दियों के बाद पवित्र पहाड़ की तरफ निकल जाना। ये सुनकर लिन यूशा समझ गई कि ये पूरे संगठन संगठन को शहर में बुलाने की बात कर रहा है। हालांकि उनके लिए ख्याल इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है, क्योंकि भले ही लियांग वेई जादूगरनियों से नहीं डरता, लेकिन यहाँ के लोग डरते हैं, और अगर ये बात गिरजाघर तक पहुंच गई तो वो सबको मारने आ जाएंगे। लिन यूशा पूछती है कि आखिर तुम इतना बड़ा खतरा क्यों उठाना चाहते हो, जबकि तुम्हारे लिए भी उन दोनों को भेज देना ही सही है। लियांग वेई कहता है कि जाहिर सी बात है, वो मेरे लिए जरूरी हैं। लिन यूशा पूछती है कि तो क्या तुम अपने और इस सरहदी शहर के फायदे के लिए मेलिन की जान खतरे में डालना चाहते हो? यहाँ लियांग वेई को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। जब जादूगरनियां 18 साल की होती हैं तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होती है। ज्यादातर जादूगरनियां शैतानी दौर के बीच ही जागती हैं, और जो 18 साल से पहले नहीं जागती वो कभी जादूगरनी बन ही नहीं पाती। और जो बन चुकी होती हैं उन्हें हर साल अपने जागने के दिन शैतानी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उनका पूरा जिस्म अपनी हद तक पहुंच जाता है, बदन सारा खून बाहर उगलने लगता है, और आंखें तो मानो बाहर ही निकल आती हैं। अगर वो इस दर्द को झेल गई तो उनका बदन 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नाकाम रही, सह नहीं पाई, तो उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। पूरा जिस्म ऐसे जलकर राख हो जाता है जैसे किसी ने उन्हें भट्ठी में डाल दिया हो। लिन यूशा कहती है कि सिर्फ इसीलिए बहुत सारी जादूगरनियां 18 साल की उम्र में ही मर जाती हैं। मेलिन भी जल्दी ही अपने जागने के मरहले पर पहुंचने वाली है, इसलिए मेहरबानी करो, समझो कि उसका हमारे साथ संगठन में रहना ज्यादा अच्छा होगा। वो कहती है कि देखो, मैं जानती कि मेलिन और शियाओ यूं तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन कम से कम उन्हें जीने का एक मौका तो मिलना चाहिए। ये सुनकर लियांग वेई भी मान जाता है, क्योंकि अगर मेलिन को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लिन यूशा उसे शुक्रिया कहते हुए गायब हो जाती है। लियांग वेई अब मेलिन के कमरे में जाकर उसे सब समझाता है कि यहाँ से जाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेलिन जाने से साफ इनकार कर देती है। तो लिन यूशा खुद सामने आकर समझाती है कि तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हक हो सकता है, लेकिन मेलिन का साफ कहना था कि मैं सब सह लूंगी। अगर मैं प्रिंस के साथ हूं तो मैं महफूज हूं, इसलिए मैं ही रहूंगी। ये देखकर लियांग वेई कुछ बोल ही नहीं पाता। लिन यूशा भी उसकी बात की इज्जत करते हुए मान जाती है, और प्रिंस के पास आकर धीरे से कहती है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। लियांग वेई भी ये देखकर खुश था कि मेलिन ने उसके साथ ही रहने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही लियांग वेई की नींद खुली तो सरदार आकर बताता है कि आपकी नौकरानी मरी हुई पाई गई है। आसपास किसी के होने का कोई निशान भी नहीं मिला। ये सुनकर लियांग वेई समझ गया कि ये जरूर लिन यूशा का काम होगा। बिना सबूत छोड़े उसे खत्म करके चली गई। लेकिन अगले ही पल लिन यूशा उसके कमरे में आ जाती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हारे काम की एक चीज लेकर आई हूं, और लियांग वेई को एक कागज दे देती है जिसमें लिखा था कि कौन उसे मारना चाहता है। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी नौकरानी को मारा। उसने अपने दांतों में पहले से जहर छुपा रखा था। जैसे ही मैं उसके पास पूछताछ के लिए गई उसने वो जहर खुद निगल लिया। मैंने बस हालात को हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की है। लिन यूशा के दिए उस सबूत को पढ़कर लियांग वेई को पता चलता है कि उस नौकरानी की बहन को अगवा करके उसे ये काम करने पर मजबूर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब खुद उसकी अपनी बहन ने करवाया, जो अपने सगे भाई को ही जान से मारना चाहती है। कुछ देर बाद लियांग वेई की झोउ वेन और सरदार के साथ बैठक होती है। सरदार बताता है कि सारे खनिज 50% कम दाम पर बेचने के बावजूद भी हमें 200 सोने के सिक्के मिले हैं, जो एक अच्छी रकम है, क्योंकि सारे खर्चे निकालने के बाद भी हमारे पास 90 सोने के सिक्के बच रहे हैं, जो सर्दियों में काम आ जाएंगे। साथ ही सरदार बताता है कि हमारी सरहदी फौज में लोग भर्ती हो रहे हैं। जल्दी ही 100 लोगों का निशाना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन तालीम में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इन किसानों और मजदूरों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इन बड़े बड़े खतरनाक शैतानी दरिंदों से लड़ पाएंगे। ये लोग तो ढंग से तलवार भी नहीं पकड़ सकते। लियांग वेई पूछता है कि फिर इसके लिए हम क्या करें? सरदार कहता है कि क्यों ना हम चेनबाओ से जाकर थोड़ी मदद मांगे। लियांग वेई कहता है कि हाँ ठीक है, ये भी आजमा कर देख लो। ये सुनकर सरदार जाने की तैयारी करने लगता है। झोउ वेन कहता है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सरदार अभी रईसों के तौर तरीके नहीं समझता, वो अभी काफी सीधा है। लियांग वेई कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है, मैंने तो बस उसे खुश करने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है कि चेनबाओ जैसा इंसान हमारी कोई मदद नहीं करेगा। झोउ वेन पूछता है कि तो अब होगा कैसे? हमारे लोगों को लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं है, और तो और तलवारों और ढालों की भी बहुत कमी है। लियांग वेई कहता है कि चिंता मत करो चाचा, हथियारों की कोई कमी नहीं होगी,
क्योंकि मैंने कुछ बिल्कुल ही नया बनाने का सोचा है, जो दुनिया बदल कर रख देगा। और उसने अपने इस नए काम पर मेलिन के साथ मिलकर हाथ लगाना भी शुरू कर दिया था। वो मेलिन से कहता है कि देखो, तुम्हें फिलहाल कुछ नया करना होगा। अपनी सारी की सारी आग की ताकत अपनी उंगलियों की नोक पर जमा करो, तब तक जब तक ये नीले रंग जैसी ना बन जाए। लेकिन मेलिन इसे सही से कर नहीं पाती और थककर उसकी बाहों में गिर जाती है। मेलिन कहती है कि मेरी इतनी ताकत आज तक तो कभी इस्तेमाल नहीं हुई। आखिर आप बनाना क्या चाहते हैं? लियांग वेई कहता है कि ऐसे बताकर समझा तो नहीं सकता। बस इतना जान लो कि मेरी इस ईजाद के बाद एक नया दौर शुरू होगा। रात को जब लिन यूस्चा प्रिंस से मिलने आती है तो उसके नक्शे बिना इजाजत उठा लेती है और कहती है कि ये चीज तो आज तक की पूरी तारीख में किसी ने नहीं बनाई। ये हमारे संगठन के लिए भी बहुत काम का होगा। लियांग वेई कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो रख लो, मैं दोबारा बना लूंगा। लिन यूशा कहती है कि वैसे मैं मेलिन से अब काफी जलने लगी हूं, क्योंकि उसके पास कोई है जो हर पल उसका ख्याल रखता है और खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। जादूगरनी बनने के बाद मैंने आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मेलिन और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं भी काफी बदल रही हूँ। सुबह होने पर प्रिंस सरदार के साथ चेनबाओ से मिलने जाता है, जहां उन्हें चेनबाओ की हवेली जरूरत से ज्यादा ही शानदार और आलीशान नजर आती है। उनके पहुंचने पर चेनबाओ बड़े ही नकली अंदाज में उनका स्वागत करता है। लियांग वेई को साफ पता चल रहा था कि ये बस दिखावा कर रहा है, इसलिए सीधा अपनी बात पर आते हुए कहता है कि मुझे अपनी सरहदी फौज के लिए कुछ उस्ताद, अच्छे हथियार और लड़ाके चाहिए, ताकि हम सरहदी शहर की हिफाजत कर सकें। और जैसा लियांग वेई को अंदाजा था, वो बहाना बनाते हुए कहता है कि माफ कीजिए, मेरे सिपाही अभी बहुत थके हुए हैं, और उन्हें एक डिब्बा थमाते हुए कहता है कि बस फिलहाल मैं इतनी ही मदद कर सकता हूं। सरदार ने जब डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ एक ही सोने का सिक्का था। सरदार को तो गुस्सा फट रहा था, लेकिन लियांग वेई ने उसे शांत रहने को कहकर खड़े होते हुए शुक्रिया कहा और वापस चल दिया। रास्ते में सरदार माफी मांगते हुए कहे कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने पर आप वहां गए और उसने आपकी ऐसी तौहीन की। लियांग वेई कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें इन रईसों की असलियत दिखाना चाहता था। वैसे भी मेरा अपना अलग नक्शा है, और अब से सरहदी फौज को मैं खुद तालीम दूंगा, भले ही वो गांव के कुछ आम लोग ही क्यों ना हो, वही मेरी फौज बनेंगे। अगले दिन प्रिंस सरहदी फौज के सारे रजाकारों को मुख्य दीवार के सामने इकट्ठा करता है और उन्हें भर्ती करते हुए ऐलान करता है कि सबको हर महीने 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे, साथ ही भरपेट खाना और रहने का बंदोबस्त भी। लियांग वेई अच्छे से जानता था कि इन लोगों को अपनी तरफ करने के लिए इतना काफी है। इन लोगों में ताओ युआन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसका भूख से बुरा हाल था। उसके यार मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू ठीक तो है ना, कहीं सिक्के देखने से पहले ही ऊपर ना चला जाए, लेकिन अगर तू मर गया तो तेरी प्रेमिका का क्या होगा। असल में ताओ युआन अपनी प्रेमिका के लिए ही इस फौज में भर्ती होना चाहता है, ताकि अच्छे खासे पैसे कमाकर उससे शादी कर सके, क्योंकि साल खत्म होने से पहले वो उसे शादी का पैगाम भेजना चाहता है। तभी सरदार प्रिंस की आमद का ऐलान करते हुए सबको एक कतार में खड़ा होने को कहता है। लियांग वेई को इस तरह अपने सामने खड़ा देख ताओ युआन बहुत हैरान था, क्योंकि वो पहली बार किसी शाही शख्स को इतने करीब से देख रहा है। लियांग वेई कहता है कि देखो तुम लोग, ये मत समझना कि तुम बस कमाने के लिए यहाँ हो। तुम यहाँ अपनी जमीन, अपने घर और अपने घर वालों को बचाने के लिए आए हो। अब तुम सब सरहदी फौज के सिपाही हो। ध्यान रखना, तालीम सख्त होगी, लेकिन हाँ, उसका इनाम भी मिलेगा। जो कोई भी तालीम में अच्छा करेगा और पास होगा, उसे दोपहर के खाने में एक फालतू अंडा मिलेगा, क्योंकि यहाँ इन लोगों के लिए एक मामूली अंडा भी ऐसो आराम की चीज है। इसलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर लियांग वेई अब तक के सबसे माहिर शिकारी तिये शान को सबसे मिलवाते हुए कहता है कि अब से तुम लोगों को यही तालीम देगा। सरदार इस फैसले से खुश तो नहीं लग रहा था, लेकिन प्रिंस इस बात पर ध्यान ना देते हुए सबसे कहता है कि जो भी अच्छा करेगा उसका ओहदा और ऊपर बढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद फौरन ही तिये शान पहली पारी का ऐलान करता है, जिसमें सबको बस 30 मिनट तक बिना हिले सीधा खड़ा रहना है। जो ये कर लेगा उसे एक अंडा और एक गिलास दूध मिलेगा, और इन 30 मिनट के अंदर ही सबकी हालत पतली हो जाती है। ताओ युआन भी बेचारा पूरी ताकत लगाकर किसी तरह 30 मिनट तक खड़ा है तो गए थे, लेकिन खुश भी थे कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तिये शान सरदार को अपनी पहली तालीम की रिपोर्ट देता है। साफ दिख रहा था कि इन दोनों में अभी तक कोई खास दोस्ती नहीं हुई है। इधर ताओ युआन और उसके साथी सोच रहे होते हैं कि क्या सच में प्रिंस ने जो कहा वो करेंगे भी, क्योंकि रईसों पर तो अब किसी को भरोसा ही नहीं रहा। तभी सरदार प्रिंस को रिपोर्ट देने के बाद आकर बताता है कि तुम सबने अच्छा किया, तुम सबको एक अंडा मिलेगा। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यार इनमें से कुछ ने तो एक साल से अंडा तक नहीं खाया। सरदार दूसरी पारी का ऐलान करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग इस
इस बार भी 30 मिनट खड़े रहे तो 2 अंडे मिलेंगे। लेकिन पेच ये है कि अगर एक भी नाकाम हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी पारी के दौरान सरदार प्रिंस से आकर अपने दिल की बात कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने वैसे तो आज तक आपके किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन ये एक बहुत ही कमज़ोर टोला है। जब ये लोग अपने सामने उन शैतानी दरिंदों को देखेंगे तो भाग खड़े होंगे। और वैसे भी ऐसी तालीम से क्या होगा जिसमें ये लोग बस खड़े हैं? क्या सच में आप शान को इनका सरदार बनाने वाले हैं? लियांग वही पूछता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास कोई और तरीका है 2 महीने में इन्हें जंगजू बनाने का? सरदार कहता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। लियांग वही कहता है कि बिल्कुल, इसीलिए मैं इन्हें कोई जंगजू या सूरमा नहीं बना रहा। असल मैं इन्हें बंदूकची बनाना चाहता हूँ। तुम कुछ वक्त बाद समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लियांग वही सरदार को आगे की हिदायतें देते हुए कहता है कि अब तुम बस इन सबको अमल में लाओ। सरदार पूछता है कि लेकिन आखिर लड़ाई में इन सबका क्या काम? प्रिंस कहता है कि इसलिए क्योंकि ताकतवर फौज वही होती है जिसके सिपाही समझदार और पढ़े लिखे हों। तुम ये बात भी जल्दी समझ जाओगे। कुछ देर बाद सब लोग दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, जहां उन्हें अंडे भी मिले। तियशान भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था कि तभी सरदार आकर तालीम की अगली पारी का ऐलान करता है। सबको ये पूरा करना है, भले ही एक दूसरे को कंधे पर उठाकर क्यों ना करना पड़े। अगर ढंग से पास कर लिया तो सबको रात में भी एक अंडा मिलेगा। और तियशान से कहता है कि आज रात एक आंख खोलकर सोना। काफी घंटे बीत जाने के बाद भी वो लोग दौड़कर शहर के चक्कर लगा ही रहे थे कि तभी ताओ युआन गिर जाता है। बाद में वो लोग ये पारी भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि 3 लोग गायब हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ताओ युआन और उसके 2 यार थे। वो दोनों उसे संभाल कर साथ लिए पारी पूरी करते हैं। खुशी मनाते हुए वो लोग रात को खाना खाकर बैठे ही थे कि सरदार आकर रात की तालीम का ऐलान करता है। तिये शान भी हैरान होता है कि एक और पारी, लेकिन क्यों? सरदार कहता है कि इसे बस एक आपातकालीन मश्क समझ लो। दूसरी तरफ लियांगवेई जब अपने कमरे में आया तो लिन यूशा उसका इंतजार कर रही थी और कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा खाना खा लिया। तुम आने में बहुत देर लगा रहे थे और खाना भी ठंडा हो रहा था तो मैंने ही खा लिया। लियांग वेई कहता है कि यार मैं एक प्रिंस हूं, कम से कम थोड़ी तमीज तो रखा करो। लिन यूशा अपना सर झुकाते हुए कहती है कि बस इतना ठीक है ना जनाब, पैर भी दबा दूं क्या आपके? लियांग वेई बस मुस्कुराकर ज्यादा तवज्जो ना देते हुए अपने नक्शे बनाने में लग जाता है। लिन यूशा कहती है कि मुझे तो अब तक समझ नहीं आया कि आखिर तुम इन चीजों पर अपने पैसे ऐसे पानी की तरह क्यों बहा रहे हो। लियांग वेई कहता है कि जाहिर है ये सब शहर के लिए है तो आखिर में फायदा हमारा ही होगा। लिन यूशा पूछती है कि तो फिर ये पढ़ाई लिखाई का क्या माजरा है? तुम भूल गए कि यहाँ के लोग बस अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। लियांग वेई कहता है कि हाँ मुझे पता है, और मैं इसी इल्म से उन्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि किसी मकसद के लिए लड़ना कितना जरूरी होता है। सुबह तक लगातार काम करते हुए लियांग वेई अपना नया नक्शा तैयार कर लेता है। साथ ही बगल में उसकी बनाई एक नई चीज भी तैयार होकर रखी थी। लियांग वेई उसे साफ करते हुए एक छोटी सी गोली उठाता है और कहता है कि बस यही तो चाहिए, ये चीज इस दुनिया को बदल कर रख देगी। इसके बाद वो सरदार और तिये शान को जंगल में लाकर उन्हें अब तक की तारीख का पहला खेल बदलने वाला हथियार दिखाता है, एक बंदूक, और समझाता है कि ये असल में एक दूर तक मार करने वाला हथियार है। तुम इसके बस एक वार से खड़े खड़े किसी को भी खत्म कर सकते हो। सरदार पूछता है कि ये हमारे तीर कमान जैसा कुछ है क्या? प्रिंस कहता है कि नहीं, इसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये तीर कमान से कहीं ज्यादा असरदार और ताकतवर है। लियांग वही उन्हें बारूद दिखाता है और बंदूक कैसे भरनी है वो भी समझाता है। वो बंदूक को सीधी लकीर में ढंग से पकड़ने के लिए देता है और चलवाता है। गोली सामने रखे कवच के आर पार निकल जाती है। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उस तालीम का आखिर क्या मतलब था। सरदार कहता है कि ये चीज तो कमाल की है, लेकिन अब तक कितनी बनाई हैं? लियांग वही कहता है कि नहीं, अभी तो बस 2 ही हैं, हो सकता है कि शैतानी दौर से पहले 2 और बना पाऊं। ये सुनकर सरदार थोड़ा परेशान हो गया कि ये तो बहुत कम है। लियांग वही कहता है कि देखो, भले ही हमारे पास ये ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन हथियार तो बस एक औजार होते हैं, असली ताकत तो भरोसे और वफादारी में होती है। एक सच्चा योद्धा ही हथियार की असली काबिलियत समझ सकता है। लियांग वेई उन दोनों को एक एक बंदूक देते हुए कहता है कि अब सरहदी शहर का एक हिस्सा तुम्हारे हाथों में है। इस पर दोनों प्रिंस के सामने झुककर इस मौके के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और वादा करते हैं कि दम तोड़ते दम तक हम शहर की हिफाजत करेंगे। इधर दूसरी तरफ सरदार तियान रेन का चमचा चेनबाओ उसे सब बता रहा था कि कैसे सरहदी शहर ने अपनी फौज में काफी सारे लोगों को भर्ती किया है और दरिंदों से बचने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनाई है। तो सरदार तियान रेन कहता है कि अरे बोर मत करो चेनबाओ, ये सारी बातें मुझे कुछ खास नहीं लगती।
और ना ही मेरे छांगशुंग किले को इससे कोई फर्क पड़ेगा। कुछ दिनों बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां सरहदी फौज की तालीम अब भी जारी थी। एक सिपाही जिसका नाम हुईलांग है, वो समझ जाता है कि यह तालीम यूं ही बेकार नहीं हो रही। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही ये लोग एक योद्धा जितने काबिल हो जाएंगे। अगर तुम भूल गए हो तो बता दूं कि प्रिंस ने जिन सरदारों को बुलाया था, ये हुईलांग उन्हीं में से एक है जो उस वक्त प्रिंस को देखकर बहुत डरा हुआ था। वहीं वो दूसरे सरदार झांग यी से मिलता है और कहता है कि यार, तुम्हारी तलवारबाजी भी तो काफी अच्छी है। तुम तो सरहदी फौज में आराम से शामिल हो सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे हुनर से प्रिंस जरूर खुश होंगे और हो सकता है वो तुम्हें सूरमा भी बना दे। झांग यी पूछता है कि क्यों ना फिर हम दोनों साथ में शामिल हो जाएं। लेकिन उसके साथ यही तो दिक्कत थी। हुईलांग को खुद अपनी काबिलियत पर ही भरोसा नहीं था। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो सच में कुछ ऐसा कर भी सकता है। बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसे ना खुद पर और ना अपने हुनर पर एतबार। वो झांगी को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। मैं अभी एक शहर का चौकीदार होकर ही ठीक हूँ। मेरे लिए इतना काफी है। दोनों साथ में घूमते फिरते जंगल के अंदर एक ठिकाने जैसी जगह पहुंचते हैं। वहां काफी सारे लड़ाके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें झांग यी ने कभी देखा नहीं था। दोनों को देखते ही उनमें से एक बंदा उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी पेशकश है। अगर तुम मान लो तो तुम्हें सूरमा बना दिया जाएगा। ये सुनकर झांग यी और हुई लांग दोनों हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही उत्सुक भी कि आखिर ऐसा क्या काम है। वो कहता है कि देखो, मैं साफ कर दूं, मेरे जो चाचा हैं वो सरदार तियान रेन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। लेकिन तुम्हारे प्रिंस ने सरदार की पेशकश ठुकराकर उनकी तौहीन की। बस इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अब तुम लोगों की मदद चाहिए प्रिंस के किले में दाखिल होने के लिए। हुईलांग झांग ये दोनों ये सुनकर समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी सीधा हुईलांग पूछ लेता है कि तुम लोग किले में जाकर क्या करोगे? क्या प्रिंस को मारने का इरादा है? लेकिन वो तो चौथे शहजादे हैं ना, तुम लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हो? वो हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं, शायद तुमने गलत समझा। अगर हमने सीधे प्रिंस को सो मार दिया तो सारा इल्जाम सरदार तियान रेन पर आ जाएगा। इसलिए हमारा नक्शा इससे भी आसान है। बस ऐसी किसी चीज को तबाह करना जिस पर अभी सरहदी शहर टिका है, यानी अनाज का गोदाम। हमारा काम बस इतना है कि जो अनाज जमा करके रखा गया है उसे जलाकर राख कर दो। जो भी सरदार तियान रेन के इस काम में मदद करेगा उसे सूरमा का दर्जा मिलेगा। और तो और छांगशुंग की कुछ जमीनें भी तुम्हारे नाम कर दी जाएंगी। झांग यी तो सुनकर सन्न था और सोच रहा था कि अब करे तो क्या करे। लेकिन सीधा भोला हुई लांग बिना सोचे समझे कह देता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? इस साल शैतानी दौर 4 महीने तक भी खिंच सकता है। अगर सारा अनाज खत्म हो गया तो सरहदी शहर का हर एक इंसान मारा जाएगा। झांग ये समझ जाता है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तलवारें निकालकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जाहिर है कि दोनों अब सारा नक्शा जान चुके हैं, तो या तो इसमें शामिल हो जाओ या फिर यहीं मरो। झांग ये सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं इन्हें। और तभी वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग किले में घुसोगे कैसे? सारा अनाज तो अंदर ताले में बंद है। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि इसीलिए तो तुम लोग यहाँ हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें किले में जाने का एक छुपा रास्ता मालूम है, जिससे हम उस कुएं में निकलेंगे जो सीधा किले के अंदर है। बस तुम्हारा काम होगा हमें वहां तक चुपचाप ले जाना। झांग यी तो ये सुनकर होश खो बैठा, क्योंकि उसका हमेशा से सपना था एक सूरमा बनने का। वो इस नक्शे के लिए हाँ करने ही वाला था कि तभी हुई लांग चीख पड़ता है। कहता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? एक सच्चा सूरमा कभी अपने शहजादे को धोखा नहीं देता। वो हमेशा अपनी आखिरी सांस तक कमजोरों की मदद करता है। और तुम कह रहे हो कि सूरमा बनने के लिए एक पूरे शहर को मार डालें। ये सुनकर झांग ही होश में आ जाता है और समझता है कि अगर हुई लांग नहीं होता तो वो कितना गलत कदम उठा लेता। लेकिन उस घुंघराले बालों वाले बंदे को ये बात जरा भी रास नहीं आती और अगले ही पल अपनी तलवार से हुई लांग को मार डालता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख झांगी का खून खोल रहा था, लेकिन वो जानता था कि फिलहाल वो इनसे जीत नहीं सकता। इसलिए मजबूरन झांगी को उनकी बात माननी पड़ती है। उनका साथ देते हुए झांगी उन्हें किले में ले जाने का वो छुपा रास्ता दिखा देता है। हालांकि वो बिल्कुल भी अपने प्रिंस से गद्दारी नहीं करना चाहता। वो बस किसी तरह हुई लांग का बदला लेना चाहता है। इसलिए जब वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस छुपे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं, झांगी उनमें से एक को दबोच लेता है और उसे पकड़कर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे ले जाता है। अगले ही पल गोदाम में झांग यी के सामने वो सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे। उसका चेहरा देखकर साफ पता लग रहा था कि वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो लोग चारों तरफ से घेर कर हमला करते हैं, लेकिन झांग यी की तलवारबाजी इतनी गजब की थी कि एक एक करके सबको ढेर कर देता है। आखिर में वही घुंघराले बालों वाला बंदा बचता है जिसने हुई लांग को मारा था। झांग यी जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाता है कि तभी एक दूसरा आदमी आकर उसे खंजर मार देता है और अपना नकाब हटाते हुए कहता है कि शायद तुम मुझे पहचानते होगे। मैं हूं सरदार फेंग छांग शुंग किले का सबसे ऊंचे ओहदे का सूरमा। वो झांग यी से कहता है कि आज तो तुम्हारा मरना तय है।
भले ही तुम अभी ईमानदारी दिखा रहे हो, लेकिन कल को मरने के बाद सारा इल्जाम तुम पर ही डलेगा कि तुमने अपने ही प्रिंस को धोखा देकर हमें किले में घुसने दिया। झांग यी का खून बहुत बह चुका था, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए उस पर हमला करता है। लेकिन साफ दिख रहा था कि उस सूरमे के पास कितनी बढ़त है। अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके झांग यी का ध्यान भटकाकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। जब वो झांग यी को खत्म करने ही वाला था कि तभी वो घुंघराले बालों वाला बंदा कहता है कि रुक जाओ, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। वो झांग यी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। ये देखकर झांग यी को भी लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, और अपने दोस्त हुई लांग से माफी मांगता है कि वो उसका बदला नहीं ले पाया। लेकिन तभी वो अपने पास किसी लड़की को बैठे देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि लिन यूशा होती है। वो अगले ही पल उन सबके सामने आते हुए कहती है कि क्या यार, तुम लोग किसी और के घर में आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो। सरदार फेंग उसे देखते ही उसी चाल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वार ठीक से लगा भी पाता, लिन यूशा उसका एक हाथ ही काट डालती है और कहती है कि अब क्या चाहते हो तुम, सबको मरना है क्या। अगली सुबह जब झांग यी की आंख खुलती है तो खुद प्रिंस उसके सामने खड़े होते हैं। ये देखकर झांग यी सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि उसके और हुई लांग के साथ क्या हुआ। लियांग वही कहता है कि रहने दो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ के लोगों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़े। तुम सरहदी शहर के एक नए सूर में हो। लियांग वेई और बाकी सब अपना सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हजारों लोगों की जान बचाने के लिए। झांग यी रोते हुए कहता है कि नहीं, असली सूरमा तो हुई लांग है। उसने ऐसी हिम्मत दिखाई जो शायद मैं कभी नहीं दिखा पाता। लियांग वेई कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूं उसकी अंतिम विदाई पूरी इज्जत के साथ होगी, एक सूरमे की तरह, और उसके घरवालों की देखभाल अब से मेरी जिम्मेदारी है। झांग यी पूछता है कि तो आखिर उन दोनों मुजरिमों का क्या हुआ। लियांग वेई कहता है कि चिंता मत करो, वो दोनों हमारे कब्जे में हैं। उन्हें वही सजा दी जाएगी जिसके वो लायक हैं, ताकि अगली बार कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। जाने से पहले लियांग वेई झांग यी से वादा करता है कि जैसे ही शैतानी दौर खत्म होगा, मैं तुम्हें अपना एक सूरमा बनाऊंगा। बाहर आने पर झो वेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि इन सब के पीछे सरदार तियान रेन का हाथ है। सरदार कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो दो मुजरिम जिन्हें हमने पकड़ा उनमें से एक सरदार तियान रेन का निजी सूरमा है। साथ ही झो वेन ये भी बताता है कि जो घुंघराले बालों वाला दूसरा बंदा है, वो असल में चेन बाओ का कोई दूर का भतीजा है। तो शायद चेन बाओ भी इस साजिश में शामिल है। लियांग वेई झो वेन से पूछता है कि तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। झो वेन साफ कह देता है कि देखिए, हमारे राज्य के कानून के मुताबिक इन दोनों को मार देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनके रईसों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारे लिए समझदारी इसी में होगी कि थोड़ा सब्र करें। फिलहाल देखते हैं कि सरदार तियान रेन और चेन बाओ क्या करते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है। अभी इन्होंने कोई फैसला लिया भी नहीं था कि पता चलता है कि चेन बाओ खुद मिलने आया है। वो इस वक्त काफी घबराया हुआ था, क्योंकि जानता था कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। लियांग वही आकर पूछता है कि तुम्हें क्या काम पड़ गया, यहाँ आए क्यों। असल में ये मोटा प्रिंस को 50 सोने के सिक्कों की रिश्वत देकर अपने भतीजे और सरदार फेंग को छुड़ाना चाहता था। कहता है कि देखिए, फिलहाल आप उन्हें छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगा कि आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा, और जो उन्होंने किया उसके बदले में मैं बस ये छोटा सा मुआवजा रख लीजिए। ये सुनकर लियांग वई को जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पूछता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं इन सिक्कों के बदले उन मुजरिमों को आजाद छोड़ दूं जो मुजरिमों को आजाद किले में घुसे, मुझे मारने के लिए, मेरे अनाज के गोदाम जलाने के लिए। और तो और उन्होंने एक सरदार को भी मार डाला। चेनबाओ बहाना बनाता है कि अरे प्रिंस, मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं था, मैं इस बारे में कुछ जानता भी नहीं कि मेरा भतीजा ऐसा कुछ करेगा। लियांग वेई पूछता है कि क्या सरदार तियान रेन का भी इसमें हाथ है। चेनबाओ साफ मना कर देता है कि नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं था। लियांग वेई कुछ सोचकर कह देता है कि ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मुजरिमों ने खुद एक प्रिंस पर हमला किया। ये सुनकर चेनबाओ बहुत खुश होता है कि बस यही तो चाहिए था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लियांग वेई साफ कह देता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उन मुजरिमों ने जो किया उसकी सजा तो मौत ही होगी। ये सुनकर चेनबाओ परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। टियांग वेई अपना फैसला सुनाकर उठकर चला जाता है। चेनबाओ रोकते हुए कहता है कि तुम भूल तो नहीं रहे कि रईसों के जुर्म को खुदा के नाम पर माफ किया जा सकता है। लियांग वेई कहता है कि ठीक है, अगर इन्हें माफ करना खुदा की मर्जी है, तो मैं क्यों ना इन्हें खुदा से ही मिलवा दूं। और लियांग वेई ठीक ऐसा ही करता है। पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि इन दोनों ने आखिर क्या किया और क्यों इन्हें सजा मिल रही है। समझाता है कि कैसे इन लोगों ने हमारे अनाज के गोदाम को ही जलाने की कोशिश की, और तो और हमारे सबसे बहादुर सरदारों में से एक हुई हुई लांग को मार डाला। ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग गुस्से से भड़क उठते हैं, और लियांग वेई झांगी और हुई लांग को शहर का सूरमा घोषित करते हुए चेनबाओ की आंखों के सामने ही दोनों मुजरिमों को लटकाकर मार देता है। रात को जब लियांग वेई शहर की मुश्किलों के बारे में सोच रहा होता है, तो लिन यूशा वहां आती है।
लियांग वेई उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा। लिन यूशा कहती है कि अरे रहने दो, तुम्हें बचाकर मैंने मेइलिन और शियाओ यू की जान बचाई, हिसाब बराबर। लियांग वेई कहता है कि वैसे अगर तुम मेरी निजी अंगरक्षक बन जाओ तो ऐसे चोरी छुपे आना जाना नहीं पड़ेगा, हर महीने तनख्वाह मिलेगी, हफ्ते के आखिर में छुट्टी भी दूंगा, और तो और तनख्वाह वाली छुट्टी भी। ये सुनकर लिन यूशा हैरान से पूछती है कि ये नया मजदूर कानून तुमने बनाया है क्या? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतने दोगले क्यों हो? ऊंचे ओहदे वाले रईसों को खुदा के नाम पर फांसी दे रहे हो और जादूगरनियों को सबसे छुपाकर बचा रहे हो, जो कि गिरजाघर के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। लियांग वही कहता है कि देखो, सीधी बात यह है कि गिरजाघर भ्रष्ट है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। मेरी नज़र में कानून भले ही अंधा हो, लेकिन इंसाफ नहीं। इसलिए मैं बस वही कर रहा हूं जो मेरे अपने लोगों के लिए सही है। अगर खुदा इस बात को नहीं समझ सकता तो वो खुदा ही नहीं। ये सुनकर लिन यूशा बहुत ही हैरानी से उसे देख रही होती है और सोचती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि किसी शहजादे के ये अल्फाज हैं। ये जरूर एक नई इनकलाब की शुरुआत है। कुछ दिनों बाद झांग यी हुई लांग की कब्र पर उससे मिलने आता है, ये बताने के लिए कि कैसे प्रिंस की बदौलत वो एक सूरमा बन चुका है। साथ ही प्रिंस ने एक जादूगरनी के जरिए उसकी जान बचाई। वो कब्र पर एक फूल और गुलदस्ता रखते हुए कहता है कि बस अब मैं भी तुम्हारी तरह अपने शहर को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, क्योंकि तुम अब यहाँ के एक नए सूर में हो। दूसरी तरफ सरदार तियानरेन का चमचा चेनबाओ उसे बता रहा था कि कैसे उसकी बात ना मानते हुए प्रिंस ने उसके भतीजे और सरदार फेंग को सबके सामने लटका कर मार डाला, और कहता है कि अब बस हुक्म दीजिए, हम उसके पूरे शहर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और उस प्रिंस की खोपड़ी तो मैं खुद लेकर आऊंगा। सरदार तियानरेन चुपचाप उसकी बातें सुनता है और अपने दूत से पूछता है कि बताओ, तुम क्या सोचते हो? दूत साफ कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही फैसला नहीं है। अगर हमने सरहदी शहर पर अभी हमला किया तो वहां की पूरी आबादी को कुर्बान करना पड़ेगा, और प्रिंस को मारने के बाद शाही खानदान से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए टूट जाएंगे। चेनबाओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो सच में डरपोक हो, क्या चाहते हो? प्रिंस ने जो हमारी बेइज्जती की उसे सह ले, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। लेकिन दूत अपने फैसले पर अड़िग रहता है, क्योंकि अभी तो मौके का फायदा उठाकर हमला कर भी लेंगे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद हमारी दुश्मनी सिर्फ सरहदी शहर से नहीं होगी, बल्कि पूरे शाही खानदान से होगी। सरदार तियान रेन को उसकी बातें समझदारी भरी लगती हैं और कहता है कि ठीक है, फिर कोई रास्ता बताओ। दूत उनके सामने 3 राह रखता है जो कारगर भी हों। पहला, जली हुई जमीन की चाल, हम उनके हर तरफ से आने वाली अनाज की सप्लाई पर रोक लगा दे, जिसके बाद लियांग वई और उसके लोगों का भूखों मरना तय है। दूसरा, सारे रास्ते बंद करवाकर प्रिंस के पास आने वाली हर मदद को रोक दे। या फिर तीसरा और सबसे आसान रास्ता, हम शैतानी दौर आने का इंतजार करें, उनका खात्मा तो ये दरिंदे ही कर देंगे, फिर हमें कुछ करने की क्या जरूरत। अगर फिर भी लियांग वेई किसी तरह बच गया तो बाद में निपटा देंगे और सारा इल्जाम उन दरिंदों पर डाल देंगे। अब तो सच में लग रहा था कि लियांग वेई को अकेले टक्कर देने वाला असली दुश्मन यही बंदा है। इधर दूसरी तरफ लियांग वेई ने इस पुराने दौर को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया। वो अपने सारे भरोसेमंद लोगों को बुलाकर एक बड़ा सा लोहे का ढांचा उनके सामने रखता है और मेलिन से कहकर अपनी आग के जादू से उसे चालू करवाता है, जिसके बाद काफी सारा पानी उबलने लगता है और आसपास के सारे पुर्जे घूमना शुरू कर देते हैं। ऊपर से जबरदस्त भाप निकलती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लियांग वेई ने इस पुराने दौर में एक भाप का इंजन ईजाद कर दिया। सरदार जब अपने सामने उस मशीन को चलते देखता है तो समझ जाता है कि ऐसी भयानक चीज के सामने तो उनकी पूरी फौज बस मजाक है। जाहिर है, कहाँ सूरमों को तैयार करने में 15-20 साल और ये मशीन बस कुछ ही दिनों में तैयार। वो घबराकर लियांग वेई से पूछता है कि क्या अब सूरमों का कोई काम नहीं रहा? लियांग वेई कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। हर सूरमे के अंदर एक जज्बा होता है जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हम बस थोड़ा आधुनिक होकर लड़ेंगे, पुराने तीर कमान की जगह बंदूक लेंगे, और ये भाप का इंजन एक नई मशीन की तरह काम करेगा। हालांकि तुम जो अपने सामने देख रहे हो ये जंग के मैदान के लिए नहीं है, क्योंकि मैं लंबी चाल चलना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला निशाना है अपनी माली हालत को सबसे ऊंचा ले जाना। अब इसकी जांच के लिए वो उत्तरी ढलान की खदानों पर कुछ पटरियां बिछवाकर उस पर इंजन चलवाता है। सारा भारी भरकम खनिज जो अब तक मजदूर ढोते थे वो सब इंजन पर लद जाता है। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि इस भाप के इंजन के लिए तो जैसे भारी वजन कुछ था ही नहीं। फिलहाल इस दौर के लिए ये एक ऐसा यांत्रिक दैत्य था जिससे मजदूरों का काम भी आसान होगा और पैदावार तीर की रफ्तार से बढ़ेगी। मजदूर और बाकी सब लोग तो खुश थे, लेकिन लियांग वेई जानता था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि ये एक तेज दबाव वाला भाप का इंजन है। पल भर में कई सौ लोगों को मार सकता है अगर फट गया तो, इसलिए लियांग वेई सबके लिए हिफाजत के सख्त उसूल लागू करता है, जैसे कि तेज सीटी वाली चेतावनी और कुछ आपातकालीन दरवाजे, ताकि किसी भी हादसे से पहले लोग खुद को बचा सकें।
साफ दिख रहा था कि वो सरहदी शहर जो कुछ वक्त पहले तबाह होने की कगार पर था, अब एक नए दौर की शुरुआत करने वाला है। एक ऐसी सनती तब्दीली जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं कि कहाँ जाकर रुकेगी। इधर किले में मेलिन शैतानी पीड़ा के बारे में सोचकर थोड़ी डरी सहमी बैठी हुई थी, क्योंकि उसने जादूगरनियों के बारे में पुराने वक्तों की कुछ दहशतनाक कहानियां सुनी थी। लेकिन उसकी नज़र में मेलिन एक अलग ही मुकाम पर थी, क्योंकि एक वक्त तक उसे मौत ही आज़ादी का इकलौता रास्ता लगता था। जब तक वो लियांग वई से नहीं मिली, मेलिन शियाओ यू के पास बैठकर समझाती है कि डरने की बजाय जीने की वजह ढूंढो। फिर चाहे जिंदा रहना ही तुम्हारी एक वजह क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक वजह तो होनी चाहिए। शियाओ यू कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर बस प्रिंस की मदद करना चाहती हूँ। तभी अचानक सरदार आकर बताता है कि एक मजदूर ने हिफाजत के उसूलों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तेज दबाव वाली भाप सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी हालत इतनी खराब है कि लगता नहीं कि रात तक बचेगा। इसलिए उसे ठीक करने के लिए कुछ देर पहले ही लियांग वेई ने शियाओ यू को बुलवाया है। झोवेन मना करता है कि ये सही नहीं है। अगर मजदूरों को जादूगरनी का पता चल गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन लियांग वेई साफ कह देता है कि मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की जान बचाना छुपने छुपाने से ज्यादा जरूरी है। सरदार शियाओयू को बुलाकर लाता है, जो उस मजदूर की हालत देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि सच में वो बहुत बुरी तरह झुलसा हुआ था। लियांग वेई समझाता है कि बस इसे एक जख्मी जानवर जैसा समझो। शियाओयू अपना शिफाई जादू शुरू करती है, जिससे सब कुछ ठीक होने लगता है। उसकी जली हुई पूरी देह वापस से भर आती है, बिल्कुल जादू की तरह। आसपास खड़े मजदूर घबराने लगते हैं कि क्या जादुई ताकत, ये तो पक्का जादूगरनी है। लियांग वेई उन सब की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मेरी बात गौर से सुनो। अब तक गिरजाघर ने जादूगरनियों के बारे में जो भी तुम्हें बताया सिखाया समझाया वो सब का सब झूठ है। जादूगरनियां कोई राक्षस नहीं है, बल्कि सही तरीके से देखो तो ये तो हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। यहाँ तक कि ये लोग हमारे शहर को बचाने के लिए लड़ने तक तैयार हैं। झांग ये चिल्लाते हुए कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, उस जादूगरनी ने अभी अभी एक इंसान की जान बचाई। जादूगरनियां तो कभी बुरी थी ही नहीं। असली दुश्मन तो ये रईस और बेईमान गिरजाघर वाले हैं। ये सब देखने के बाद लोगों का जादूगरनियों के बारे में नजरिया बदलने लगता है। लेकिन तभी झोउ वेन आकर बताता है कि एक मुसीबत हो गई। सियाओ यू के वालिद हमसे मिलने आए हैं, क्योंकि अब ये बात बाहर तक पहुंच गई है कि उनकी बेटी एक जादूगरनी है। लियांग वेई मेलिन को सियाओ यू के साथ अंदर भेजकर झोउ वेन और सरदार के साथ उसके वालिद से मिलने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, शियाओ यू के वालिद गुस्से में प्रिंस से कहता है कि मेरी बेटी वापस करो। उसे लग रहा था कि लियांग वेई ने उसकी बेटी को जादूगरनी होने की वजह से गिरफ्तार किया है। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं उसे वापस लेने के लिए। वो तो भाई गुस्से में प्रिंस को मारने के लिए तलवार तक खींच लेता है। सरदार भी प्रिंस को बचाते हुए लड़ने को तैयार होता है। सियाओ यू का वालिद चिल्लाता है कि देखो, मुझे गिरजाघर की कोई परवाह नहीं। मुझे उसके जादूगरनी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सरदार और सियाओ यू का वालिद आपस में भिड़ने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस समझ जाता है कि यहाँ कोई गलत फहमी हुई है, और उसे बताता है कि शायद तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैंने उसे तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए अपने पास रखा है। मैं तो खुद उसकी ताकतों को निखारने पर काम कर रहा हूँ। शियाओ यू का वालिद थोड़ा शांत होते हुए माफी मांगता है कि माफ कीजिए, मैंने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आप पर ही तलवार उठा ली। तभी मेलिन शियाओ यू को लेकर आती है, जो भागकर अपने वालिद से गले लग जाती है। इसके बाद सियाओ यू का वालिद थोड़ा ससज होकर प्रिंस के साथ बैठता है और सियाओ यू की एक छोटी सी कहानी सुनाता है, कैसे उसने एक छोटी बिल्ली को ठीक कर दिया जब वो ठेले के नीचे दबकर जख्मी हो गई थी। तभी उसे पता चला कि सियाओ यू जादूगरनी है, लेकिन उसने कभी बाकी लोगों की तरह अपनी बेटी को राक्षस नहीं समझा। लियांग वेई कहता है कि देखो, अब धीरे धीरे बात फैल ही जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम शियाओ यू को सरहदी शहर में ही रहने दो। उसका शिफाई जादू शैतानी दौर में हमारे बहुत काम आएगा। लेकिन शियाओ यू का वालिद साफ मना कर देता है कि नहीं, शियाओ यू बस एक छोटी बच्ची है जो ज्यादा से ज्यादा छोटे जानवरों को ठीक कर सकती है। उसका इरादा था कि वो शियाओ यू को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा और उसकी इन ताकतों को हमेशा के लिए दुनिया से छुपा कर रखेगा। लियांग वेई समझाता है कि देखो, असली खतरा सिर्फ वो दरिंदे नहीं है, बल्कि जल्दी सरदार तियान रेन भी हम पर हमला करेगा। लेकिन मैं इन दोनों की मदद के बिना ये सब नहीं झेल सकता। तभी सरदार कुछ मजदूरों के साथ कमरे में आता है। उनमें वो बंदा भी था जिसका चेहरा कुछ देर पहले शियाओ यू ने ठीक किया था। शियाओ यू के वालिद को लगता है कि अब तो सबको पता चल गया, ये लोग जरूर जादूगरनी का शिकार करने को कहेंगे। लेकिन वो मजदूर उल्टा उनके सामने घुटने टेक देते हैं और शियाओ यू का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। गिरजाघर ने आज तक हमें बस धोखे में रखा, बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता।
ये देखकर सियाओ यू और उसके वालिद दोनों खुशी से भावुक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार समाज में किसी ने एक जादूगरनी को अपनाया है। सियाओ यू के वालिद को भी समझ आ गया कि जिस ताकत को वो अभी तक एक अभिशाप समझ रहा था, वो तो वरदान निकला। लियांग वई अब सियाओ यू के वालिद से अकेले में बात करने के लिए उसे बगीचे में ले जाता है और अपनी आखिरी चाल चलता है। वो उसे हुक्म नहीं देता, बल्कि उसकी और उसके पूरे वजूद की इज्जत करता है। बताता है कि कैसे उसके वालिद एक महान नामी सूरमे थे, जो अकेले खुले मैदान में एक विशाल शैतानी दरिंदे के सामने डटकर खड़े रहे और हार नहीं मानी। लियांग वही समझाता है कि देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उन कामचोर रईसों जैसे बिल्कुल नहीं हो। अभी भी योद्धाओं जैसे भारी कवच पहनते हो, तलवार लेकर चलते हो, और हाथों की लकीरें साफ बता रही हैं कि तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। लियांग वही सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे किसी की जरूरत है। क्या इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरा साथ दोगे? शियाओ यू का वालिद थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ शियाओ यू को किसी महफूज जगह ले जाने आया था। लेकिन लियांग वई उसका ये भरम तोड़ देता है कि अगर रईसों को गलती से भी पता चल गया कि शियाओ यू जादूगरनी है, तो वो बिना सोचे समझे उसकी जान लेने पर उतर आएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ हमारे साथ सरहदी शहर में रही, तो जल्दी ही लोग उसे एक मुहाफिज फरिश्ते की तरह पूजेंगे। लियांग वेई सियाओ यू के वालिद से वादा करता है कि मैं खुद अगली कतार में लड़ूंगा। अगर किसी भी तरह शहर पर खतरा आया, तो सबसे पहले सियाओ सियाओ यू को यहाँ से निकाला जाएगा। ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। और क्योंकि प्रिंस ने खुद सामने से इतना बड़ा वादा कर दिया, तो उसकी हिम्मत नहीं बनती कि अब भी अपनी बेटी को इस तरह खौफ के साए में रखे, और घुटनों पर आकर खुद को प्रिंस के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि अब से मैं जिंदगी भर आपके लिए वफादार रहूंगा। अब क्योंकि सर्दियां बहुत करीब थीं, तो मजदूरों का ओवरटाइम शुरू हो चुका था। लियांग वेई की सरहदी फौज लगातार तालीम में जुटी हुई थी। लोहार अपने काम में डूबे हुए थे, बंदूकें बनाने की अलग तैयारी चल रही थी। छोटे मजदूरों, नौ से लेकर बड़े सूरमों तक सब दिन रात बस अपने काम में लगे हुए थे। सर्दी से बचाव के लिए ये बस एक दीवार नहीं थी, बल्कि लोहे का एक पूरा किला बन रहा था। ठंड शुरू होने से एक रात पहले लिन यूसा खुद मेलिन और सियाओ यू से मिलने आती है, ताकि मेलिन को दोबारा मना सके साथ चलने के लिए। कहती है कि मेरी बात सुनो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा ये इंसानी जादू भी इस खतरनाक सर्दी को नहीं झेल पाएगा। लिन यूसा मेलिन को पवित्र पहाड़ के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे पास अब भी एक ऐसी जगह है जहां हम जैसी जादूगरनियां आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सकती हैं, इन सारे इंसानों की लालच से बनी इस दुनिया से दूर। लेकिन मेलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माजी के बारे में बताते हुए कहती है कि जब मेरी आंखों के सामने मेरी माँ आग में झुलसकर मरी, उस धुएं की घुटन मुझे आज भी याद है। और मेरा बाप, उसने तो बस 25 सोने के सिक्कों की लालच में मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। लियांग वही था जिसने मुझे उस जहन्नम से बाहर निकाला। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि उसे हमारी कितनी परवाह है। मेरे लिए मेरा पवित्र पहाड़ ये सरहदी शहर ही है। ये सुनकर लिन यूशा कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी शियाओ कहती है कि देखो, बाहर सफेद गोले गिर रहे हैं, शायद इसे ही बर्फबारी कहते हैं ना। और सच में बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जो इस बात का इशारा है कि शैतानी दौर अब शुरू हो चुका है। तो यार, बताना जरूर कि ये कहानी सुनकर कैसा लगा, मजा आया ना? और हाँ, जाते जाते तुम्हारे लिए एक कमाल की बात है। अगर तुम्हारा भी मन करता है कि अगली बार इन किरदारों की जगह सीधा तुम्हारा नाम गूंजे, और कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी ही पसंद की हो, तो बिना कुछ सोचे जल्दी से नीचे कमेंट में अपना नाम लिख मारो। पूरी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो एकदम तुम्हारे नाम और तुम्हारी फरमाइश वाली कहानी पर ही बने। और भाई, अगर आगे भी ऐसी ही मजेदार कहानियां सुननी है और कुछ भी मिस नहीं करना है, तो चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ।